बाद में रेमियार खान का पेरिया। अच्छा सक्खर का बाद में है मैंने। तो कत्ल वत्ल जान थी भैया फुटकी में या और खैरपुर में थी भैया? तो 14 में पढ़ा था, सही है ना? हाँ जी पढ़ा था, लेकिन मैं अभी तक उसी में हाँ फंसा मैं हुआ हूँ। देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ। सर वो शेयरिंग नहीं करने दे रहा, वाइल अदर्स आर शेयरिंग, वो कह रहा है। अच्छा मैं मल्टीपल कर दिया है, या आपकी मैं ये वाली स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ ना, फिर उधर से आ जाएंगे आप। वैसे मैं मल्टीपल यूजर कहाँ गया हुआ है, पहले इसको स्टॉप शेयरिंग करते हैं। और मैंने मल्टीपल किया हुआ है, खैर दोबारा से शेयर कर दे। जी सर, हो सकता है मैंने ऐप ना अपडेट की हो। अच्छा आपका नॉट ठीक है इधर। सर नॉर्थ मेरा ये आ रहा है, आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। मैं मोबाइल अपना मूव बेस्ट नहीं आपका कर इस तरफ पड़ेगा, ठीक है। रहा। जी सर, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, एक सेकंड सर। सर बोर्ड की एलईडी नजर आ रही है? आपकी मुझे ना हुआ ये कि आपका कैमरा बड़ा छोटा सा नजर आ रहा है, पता नहीं क्यों, क्या सेटिंग। आप लोगों को सही नजर आ रहा है इनका कैमरा? बहुत छोटा है। अच्छा एक मिनट में स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। ये जो कैमरे से स्ट्रीम कर रहे हैं ना, उस पे राइट क्लिक के पिन वीडियो कर दें तो वो बड़ा हो जाएगा। एक इनका नाम आ रहा होगा, रियाज अच्छा। मीर फयाज पिन, और उसके ऊपर कैमरे की जो ये एक्चुअली मोबाइल से कर रहा हूँ मैं। नहीं आप नहीं, बाकी व्यूअर्स की बात कर रहा हूँ। आप तो अच्छा, सही अच्छा, शेयर कर रहे हैं। हम सारे जो टॉप पे आ रहा होता है नाम, जो जो स्ट्रीम कर रहे हैं ना, उस पे आपका नाम पे राइट क्लिक करके पिन वीडियो क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा जो है ना वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। अच्छा रमीज भाई बोलिएगा, फिर शायद वीडियो आ जाए आपकी, कुछ बोलिएगा। सर नहीं आ रही। नहीं, वो मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ लैपटॉप के माइक के थ्रू। पुट ऑन होल्ड, हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, क्या नाम है, आस्क टू स्टार्ट वीडियो। सर ये आ गया ना नजर, खाली आस्क टू स्टार्ट वीडियो के। अभी दिखाओ दोबारा, सही क्लियर नजर आ रहा था। सर ये एक्चुअली सॉरी, मैं वीडियो एक्चुअली स्टार्ट करता हूँ ना, तो उस वजह से बताइए। ये आ गया, सही है, हो गया। ये सर अभी लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रही है और ये मेरा नॉर्थ है। और ठीक अब है, मैं वेस्ट अभी इसी तरफ पड़ता है, सही है, समझ आ जी गया। बोर्ड को सर अभी मूव करता हूँ। चले अभी नीयत बांध लो किबले की तरफ सब लोग। जबरदस्त यार, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। तो गिट का एग्जाम दे दिया सबने? जी सर दे दिया। अच्छा जिसने नहीं दिया है वो वैसे बता रहा हूँ, अभी तक हो सकता है निशान ने ऑफ नहीं किया हो ना, निशान हनीफ जो इसके पोर्टल के एडमिन है, तो जिसका रह गया हो तो अभी फौरन अटेम्प्ट कर ले क्लास के बाद। ऐसा ना हो कि फैसल भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम फैसल शहजाद। सर वालेकुम अस्सलाम, खैरियत, आप सुनाइए। जी ठीक ठाक। आपने किया असाइनमेंट ये वेस्ट वाला? एक्चुअली आजकल वो पीएचडी के एडमिशन का कोई सिलसिला चल रहा है। अभी भी मेरा 11 बजे टेस्ट है, मैं 10 बजे निकल जाऊंगा। ओहो अच्छा, चलो मतलब कि आपसे तो बात भी ना की जाए क्योंकि आप उधर बिजी होंगे। बस सर ये आजकल में खत्म होने वाले हैं, इसी वीक में, मेरे ख्याल में अगले वीक तक। अच्छा आप एडमिशन ले रहे हैं कि आप दो लोगों को दे रहे हैं? नहीं सर फिलहाल तो ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा सही। सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर्ड है। अच्छा हाँ मैं कुछ एक मिनट वो देख रहा हूँ कि ये हमने करना क्या है। मैंने अभी क्वेश्चन आया था वो वाला चैप्टर जरा निकाल लो, तो फिर उसके लिहाज से इनको बताना होगा। एन बिट्स जो बात कर रहे थे अभी हमारे दोस्त।
सर वो ब्लूटूथ वाला आपने बोला था साथ ना सेटअप करने को सारा, जी लेकिन जी। उसमें मैं 2 जगह फंसा था, एक जगह से तो निकल गया, दूसरी जगह से मैं नहीं निकल पाया। क्या? सर उसमें जो एटी मोड है आई थिंक, जिसमें बॉर्डर रेट चेंज करना होता है, वो एटी मोड में एक्सेस नहीं कर पाया। हाँ, आईटी मोड मेरे पास भी नहीं हो रहा। आईडी भाई या वो रजब भाई हैं, मैंने क्या किया था 11115220 पे नहीं आया था, मैंने 9600 पे ब्लूटूथ कनेक्ट करके किया था, हो गया था। और आप एटी मोड को छोड़ दो, अभी मैं शुरू में यही बता रहा था एक स्टूडेंट को, एटी मोड की तरफ नहीं जाओ, आप ठीक है। सिंपल अपनी ब्लूटूथ कनेक्ट करो। यार एक कॉल आ रही है, शायद काफी देर से आ रही थी, मैं एक कॉल ले लूँ इसमें। जी जी सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक मिनट। हाँ, ब्लूटूथ के लिए बल्कि मैं इधर ही आपको बता देता हूँ दोबारा शेयर स्क्रीन करके ना, बाकी लोग भी देख लें ब्लूटूथ में। या वो आए हैं हमारे साथ, रजब भाई आ गए, मोहम्मद रजब रजा, आईडी भाई नहीं है। अच्छा, आईडी भाई हैंड रेस कीजिएगा तो आपको मैं एक दफा होस्ट तो बना दूं। आईडी को कर दिया मैं होस्ट। ओ अब्दुलरहमान के क्या हाल है यार? अब्दुलरहमान नजर नहीं आ रहा मेरे ख्याल में आज। है अब्दुलरहमान? फैसल भाई मैं सर चेक कर लेता हूँ। जी, पहले हम चलते हैं चैप्टर 12 और 13 पे। चैप्टर अच्छा, ये लिनक्स का अभी यही बता रहा था मैं, सिंपल सा है। आपने ब्लूटूथ ये वाला तो कर लिया हो ना रमीज भाई? सर एक मिनट, मैं स्क्रीन बड़ी कर लूँ। जी सर, ये पार्ट कर लिया था। ये पार्ट इसने स्कैन actually भी कर लिया होगा, पैर भी बन गया था। जी सर बन गया था। मेरा एक्चुअली ब्लूटूथ सर लिनक्स डिटेक्ट ही नहीं करी थी, वो कह रही थी ब्लूटूथ है ही नहीं। वो फिर अनऑफिशियल ड्राइवर्स डाउनलोड करके, तो बड़ी मुश्किल से सर 2-3 घंटे लग गए थे। हाँ, लिनक्स मसला करती है। खैर, अच्छा इधर तक हो गया था। और जी आपका ये भी स्टार्ट हो गया था, लूप बैक वाला करके देख लिया था? लूप बैक सर, मिनी कॉम जी लूप बैक भी हो गया था सर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इस वाली चीजों को छोड़ दें, टी कमांड्स को छोड़ दें, ठीक है। आप लोग क्या करें, डायरेक्ट इसको इन पिन से कनेक्ट करें, ये वाली जो पिन से, ठीक है। और चैप्टर 11 पे आ जाए। चैप्टर 11 पे आ जाए। इसमें जो चैप्टर 11 का कोड है उसका जो मतलब कि मेन डॉट आर एफ वाला है, और इसकी कार्गो डॉट टॉमिल है। इसकी कार्गो डॉट टॉमिल में ये फीचर जो है ना, ये कमेंटेड होता है जी हाँ। नॉर्मली, ठीक है। इसको एक तो अनकमेंट कर दें, ठीक हो गया। ठीक है। अडॉप्टर क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, अडॉप्टर हमारे पास ब्लूटूथ है, पहले हमने सीरियल पे किया था, और ये ब्लूटूथ अडॉप्टर, एक तो ये कर दिया काम। दूसरा हमने क्या करना होगा, इसके लिब डॉट आर एस में आना है। लिब डॉट आर एस में जो बाय डिफॉल्ट इसकी रेट होता है ना, बॉर्ड रेट, वो होता है 115200, जो हमने इसकी सेटिंग की होती है। तो इसको आप 9600 पे चले जाए। 9600 आपके ब्लूटूथ का डिफॉल्ट होता है, सही। ठीक है। 80 कमांड के जरिए हम ब्लूटूथ के 9600 को 115200 ही कर रहे हैं। अच्छा, मैंने इसके मतलब के जो लिब डॉट आर एस है चैप्टर 11 की, उसके अंदर 9600 कर दिया, और उसके बाद एग्जीक्यूट किया तो मेरा तो एग्जीक्यूट हो गया, डेटा आ रहा है। वो अलग बात है कि मेरे पास सही तरह जो मैं चाह रहा हूँ वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे, लेकिन डेटा आ रहा है, इतना है। मैं तो कुछ और उसकी कन्वर्जेंस कर रहा था डेटा की, ठीक है। सही। मैंने सर ये रेट, हाँ जी, जो इसकी फाइल होती है ना, जो हमने बनाई है, जैसे मैं नेम सर भूल गया हूँ, एक फाइल सर बनाते हैं जिसमें हम बॉर्ड रेट और सारी चीजें उसमें मेंशन करते हैं, 5-6 चीजें होती हैं सीरियल कम्युनिकेशन के टाइम पे भी वो बनाई थी। सीरियल के लिए करते हैं ना, कर दिया था। वो सीरियल के करते हैं, लेकिन वो सीरियल उसके लिए करते हैं अगर हम वो जो पहले वाला बोर्ड यूज कर रहे थे ना, FTD1 बेसिक्स, उसके लिए वो फाइल होती है। जी हाँ जी। इसके लिए फाइल की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसके लिए फाइल की जरूरत नहीं होती। इसके लिए डायरेक्ट आपको इधर से ऑन करना पड़ता है, क्योंकि ये जो सेटिंग कर लेते हैं ना, इससे आप ऑन कर देंगे, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक इसका बॉर्डर सेट करने के लिए 80 कमांड्स होती है, लेकिन मेरे पास नहीं चली 80 कमांड्स ना। तो अभी रजब भाई आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्या सिलसिला होता है। ये लिखा भी हुआ है, ये देखें, द ब्लूटूथ मॉड्यूल एंड F3 नीड्स टू कॉन्फ़िगर टू कम्युनिकेट एट द सेम बाड रेट। द ट्यूटोरियल कोड इनिशियलाइज द USRT सीरियल डिवाइस टू बाड रेट। हमने
11 ये जो कोड इसी का बता रहा है, ये कोड इसके जी। ऊपर सेट किया होता है। जी तो आप क्या करें, द HC ब्लूटूथ मॉड्यूल इज कॉन्फ़िगर्ड एज बाड रेट ऑफ ये, अब ब्लूटूथ का ये है, उसका ये तो चलेगा नहीं ना, ठीक है। तो जी आप हमारा जो कोड है उसके अंदर ही 9600 कर दो, या तो उससे चल जाएगा या ये 80 कमांड। अब 80 कमांड तो मेरे पास नहीं चल रही है, मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगा इस पे। तो आईडी भाई अगर इस पे कमेंट कर सके कुछ, या फिर रजब भाई आते तो उनसे अपडेट ले ले। आईडी भाई सर हमने भी स्किप किया था, ये मुझे भी नहीं खरीद पा गया। अच्छा, तो आप लोगों ने भी मतलब के डायरेक्ट 9600 पे चलाया था? हाँ सर। ठीक है रमेश भाई, जी ठीक सर। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन था n बाइट्स का, n बाइट्स नंबर ऑफ बाइट्स टू रीड, ये आ गया चैप्टर 14 में 14.5। हाँ, उसी उसी इसमें भी आएगा, फिर आगे उसमें भी आएगा। देखिए, अच्छा ये जो हमारा, हम इसमें पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक सिंगल बाइट रीड कर रहे थे ना, सिंगल बिट रीड कर रहे थे, उसके अंदर उसका एड्रेस देता था, और एड्रेस कौन से वाला होता था, ये वाला, शायद IRA वाला ना, ये एड्रेस, ये हमारे पास डेटा आता था। अगर हम एक बिट रीड कर रहे हैं, अगर हमने 6 बिट्स रीड करनी होती है तो उसका क्या, ये देखिए इधर n बाइट्स, कि हमने कितनी बाइट्स रीड करनी है, कितनी बिट्स रीड करनी है, एक, ठीक है। और इसी तरह जब हम आगे चल रहे थे तो नेक्स्ट में क्या कर रहे थे हम, इसकी जो आखिरी वाला कोड था उसमें हमने जो डेटा लेना था वो 6 मतलब कि हमारे पास मुख्तलिफ थे, x की हाई वैल्यू, x की लो वैल्यू, क्योंकि सैयद भाई ने हमें कमेंट किया था वो जो U16 की वैल्यू होती है उसको वो तोड़ के U8 में लेके जाता है, और उसकी लीड्स जो शुरू की 8 बिट होती हैं उनको अलग रीड करते हैं, वो अलग एड्रेस पे होती हैं, और आखिर की 8 बिट्स अलग। तो वो x की हाई वैल्यू, x की लो वैल्यू, y की हाई वैल्यू, y की लो वैल्यू, z की हाई वैल्यू, z की लो वैल्यू, तो वो 6 हमने बिट्स रीड करनी होती हैं। तो 6 बिट रीड करने के लिए हम बताएंगे हमने कितनी बिट्स रीड करनी है। ये इधर वो ये होती है n बाइट्स जो होता है, कि 6 बिट्स हमने रीड करनी है कि 1 बिट रीड करनी है। तो ये पूरा उसका कोड होता है, मतलब कि मेन कॉन्सेप्ट हमने ये देना होता है कि हमने कितने बिट्स रीड करने। मुझे समझ आ गई, मतलब डेटा लेंथ है। डेटा लेंथ जो हमने इसके शुरू में शायद इसके प्रोटोकॉल में कहीं पढ़ा भी था, ये चैप्टर 14 के शुरू में ही इधर हमने पढ़ा था ना, I2C में। ये देखिए ना, ये पूरा हमने इसमें जो पढ़ा था कि कितनी बाइट्स हमने देनी है, एक एड्रेस बाइट हो गई, ठीक है, बाकी कितने बाइट्स हमने सेंड करनी है, तो पूरा जब तक चलता रहता रूप, जब तक कि वो बाइट्स कंप्लीटली रीड ना हो जाए। अगर हमने इसके अंदर भी देखे, यही वाला, ठीक है, तो ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक कि वो उसकी 6 बिट्स को रीड ना कर ले। जो हमने उधर पढ़ा ना कि पहले वो एड्रेस रीड करेगा, फिर 1 बाइट होगा, 2 बाइट होगा, फिर वो रिपीट करता रहेगा जब तक कि वो 6 की 6 बाइट्स कंप्लीट ना हो जाए। जब वो 6 बिट्स कंप्लीट हो जाएंगी फिर वो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट पे आ जाएगा, जो हम चैप्टर 14 के स्टार्ट में पढ़ा था पूरा। अच्छा, चैप्टर 15 पे हम लोग थे, और 15 का हमने यही वाला कोड शायद लास्ट दफा किया था, ठीक है, ये वाला कोड किया था जिससे आपने, नहीं ये वाला नहीं कोड किया था, हाँ यही किया था जिससे हमने मैग्नीट्यूड लिया था। इससे पहले हमने ये किया था, इसका ये सॉल्यूशन 2 किया था। इसके अंदर हमने क्या किया था, इसमें हमने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के हमने रीडिंग ली थी, और थीटा को रीड करते हुए हमने ये किया था, हमारा जो बोर्ड था वो नॉर्थ की पोजीशन को रीड करके हमने बताता था। और नेक्स्ट में हमने क्या था, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब के हमारे अर्थ का मैग्नीट्यूड। इससे हमने वो, मैंने आपको 2 लिंक्स भी दिए थे जिससे आपको ये पता चल रहा था कि रावलपिंडी का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब कि अर्थ के लिहाज से अगर हम देखें उसका एक मैग वैल्यूज होती है, वो हमारे पास कैलकुलेट करके आती है, वो नैनो टेस्लास में आ रही थी, और हमारे पास जो थे, हमारे पास जो डेटा आ रहा था वो किस में आ रहा था, माइक्रो गॉस के अंदर। और इसको हमने कन्वर्जन रेट भी देखा था, मैंने आपको एक लिंक दिए थे। तो इनफैक्ट ये बताता है, ये जो वैल्यूज बताती है कि हम दुनिया पे हैं कि नहीं है, या दुनिया का इसकी एक रेंज होती है, और रेंज भी इसने बताई होती है। जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ना, आपकी रेंज 250 से 650 के बीच में आएगी, तो इसका मतलब है आप इसी गोले पे मौजूद है, अराउंड, इसके अराउंड आती है, बिल्कुल एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं आती, लेकिन इसके अराउंड आ रही होती है। याद है ये बात? हेलो,
सर मैं एक्चुअली सर मेरा डिस्कनेक्शन हो गया था उस दिन, मैं चला गया बाकी लोग तो हैं या सबका डिस्कनेक्शन हो गया? नहीं, मैंने पढ़ लिया था वैसे। आप सही कह रहे हैं, समझ आ रही है। ठीक है। अच्छा, ये मैग वैल्यू जिस तरह हमारे पास क्या होता है कि हमने पीछे पढ़ा था, ये दोबारा पीछे आते हैं सोल्यूशन 2 में। इसके अंदर क्या था हमारे पास, हमने जो ये LSM303 DLHC, ठीक है, ये हमारे पास एक चिप लगी हुई है जो कि हमें मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन दो चीज, बल्कि तीन चीजें देती है, टेम्परेचर, मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम आज देखेंगे और मैग्नीट्यूड हमने लास्ट दफा किया था। अच्छा, मैग्नीट्यूड जो है ना, हमने मैग्नीट्यूड के अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज को जब लिया और एक्स और वाई की वैल्यूज को हमारे पास कुछ मैथमेटिकल फार्मूले होते हैं, उसके थ्रू हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसकी रेडियन वैल्यूज दे देता है। ठीक है, रेडियन वैल्यूज के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि हम लोग जिस जगह पे मौजूद है वहां पर नॉर्थ की पोजीशन क्या बनती है। अब मेरी बात समझ आ रही है? इनफैक्ट मैं वो चीज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि शायद मुझे भी नहीं आती, फिजिक्स की सारी चीजें हैं ये, कि आप अगर दुनिया के किसी हिस्से में मौजूद है, वहां से अगर आपने ये मालूमात करना है, जिस तरह कंपास जो हमारे पास एक होता है मैनुअल कंपास, उससे हम लोग ये देखते हैं कि हमारी नॉर्थ की पोजीशन कौन सी पड़ती है, जिससे आप अगर कहीं मूव कर रहे हो, अगर आप दुनिया के मैप देखें तो मैप जब बनाए जाते हैं तो उनके ऊपर वो लिखा जाता है कि ये मैप जब बनाया गया तो उस वक्त उसने नॉर्थ की पोजीशन को किस तरफ रखा। या अगर पाकिस्तान का मैप भी अगर आप देखें, जो प्रॉपर मैप बना होगा, किसी अच्छे ने बनाया होगा, उसके एक कॉर्नर पे लेजेंड बना होता है। लेजेंड के अंदर दो तीन चीजें होती हैं। एक तो वो मार्क करके बताता है कि अगर मैंने ब्लू डॉट्स दिए तो ब्लू डॉट्स किस चीज को डिनोट करते हैं, अगर बारीक लाइन चल रही है, डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन किस चीज को डिनोट करती है, या पिंक कलर की लाइन अगर कलरफुल आपका मैप है तो पिंक लाइन किस चीज को डोनेट कर रही है कि ये बाउंड्री वॉल्स को बता रही है, ये सिटी की ज्यूरिसडिक्शन बता रही है, ये डिस्ट्रिक्ट की ज्यूरिसडिक्शन बता रही है, ये प्रोविंस की ज्यूरिसडिक्शन बता रही है, ये जो डबल बार्स हैं ये रेल रोड्स बता रहे हैं। इसी तरह उसके साइड में अगर आप देखें तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ का भी एक छोटा सा कंपास बना होता है कि अगर कोई उस मैप को रीड करना चाहेगा तो वो किस तरह उसके लिए सीधा करके रखेगा। उसके पास एक मैनुअल कंपास होना चाहिए उस बंदे के पास, वो उस मैप के ऊपर रखेगा और उसकी पोजीशन बिल्कुल उसी तरह करेगा जो मैप के ऊपर उसने सेट की हुई होगी, और उसके बाद वो उस मैप को देखते हुए अगर कहीं मूव करना चाहेगा तो मूव कर सकेगा। ठीक है, ये पूरा सिस्टम उसके तहत चल रहा होता है। और अगर आप अपना गूगल मैप भी देखें तो गूगल मैप के अंदर भी वो आपको एक कॉर्नर पे बता रहा होता है कि आपके अंदर नॉर्थ की पोजीशन कौन सी पड़ती है आपकी, तो आप वहां से भी वो देख सकते हैं। तो यही चीज ये कोडिंग के थ्रू हमने देखी थी। हमारे STM के ऊपर जो दो सेंसर लगे हुए, एक चिप लगी हुई है LSM303 DLHC की, ये चिप हमें जो डेटा दे रही है इसके थ्रू हम अपने नॉर्थ की पोजीशन को कैसे रीड कर सकते हैं। इसके लिए कुछ कैलकुलेशन होती है, उस कैलकुलेशन के बगैर हम लोग ये डेटा को नहीं रीड कर सकते। एक तो हमारे पास हमने पाई की वैल्यूज ली थी, दूसरा हमने क्या किया था, हमारे पास हमने यूज किया था एम की लाइब्रेरी यूज की थी, उसके अंदर फ्लोट का मॉड्यूल, उस फ्लोट के मॉड्यूल के अंदर हमारे पास अटेंड टू का मेथड होता है। वो हम y और x की वैल्यू जब उसको उसमें पुट करते हैं तो हमें वो डेटा रन करता है, रेडियंस में देता है डेटा। तो उसके थ्रू हमने पता लगाया था कि हमारी नॉर्थ की पोजीशन कहां पड़ती है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमने इसमें कोड किया था वो हमने किया था मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है, डायरेक्ट हम मैग्नीट्यूड को नहीं ले सकते, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमें इधर बताया भी है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हमें सेट करनी पड़ती है 1100 SB और 980, ये दो Z एक्सिस के लिए 918 LSB हमें सेट करना पड़ता है और Y एक्सिस के लिए 1100। जिस तरह हमने लास्ट वाले कोड में जो देखा था, इसमें क्या था कि हमने थीटा कैलकुलेट करने के लिए y और x की वैल्यूज को किसी एक मेथड में पास किया था, उस मेथड से हमें जो रिजल्ट पूरा निकल गया था, इसका पूरा फार्मूला होगा अटेंड टू का। कोई अगर मैथमेटिशियन या फिजिसिस्ट है, बल्कि इसके ऊपर थोड़ा और अगर रमीज भाई ने बताया था, मैकेनिकल इंजीनियर है,
रमेश भाई थोड़ा अटेम्प्ट टू के फंक्शन के ऊपर 1 मिनट के लिए कुछ बता सकते हैं हमें? सर ये बेसिकली रिवर्स ऑफ टेंजेंट है, हम y ओवर x कर रहे हैं, जिस तरह हाइपर क्या कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में हम सर एंगल फाइंड करने के लिए करते हैं। ठीक है, y वैल्यू डिवाइडेड बाय x वैल्यू और उसका इनवर्स tan ले रहे हैं, उससे हमारे पास एंगल आ जाता है। अगर इसमें फर्दर डिटेल्स अगर आप कहेंगे तो मैं ना एंगल की मैंने लास्ट दफा पिक्चर भी शेयर की थी कि मतलब कि हमारा जो पूरा जो वो कंपास होता है इसके अंदर मुख्तलिफ पाई की वैल्यूज डिवाइडेड होती हैं, उनके एंगल्स भी शायद मैंने पिक्चर्स में शो की थी, आप गूगल कर लीजिएगा आपको इजीली मिल जाएंगे। कहने का मकसद ये एक्स और वाई की वैल्यूज हमें सेंसर से मिल गई, इसको फर्दर कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ चीजें मिलती हैं। इसी तरह हमें डायरेक्ट मैग्नीट्यूड नहीं मिलता, मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स का स्क्वायर चाहे होता है, वाई का स्क्वायर चाहे होता है, जी का स्क्वायर चाहे होता है और फिर उसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालें तो हमें मैग्नीट्यूड मिलता है। लेकिन उससे पहले उस स्क्वायर से और मैग्नीट्यूड से पहले भी हमें क्या करना पड़ता है, कुछ हमें फिक्स वैल्यूज से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो हमारी एक्स की वैल्यूज आती हैं। जिस तरह हमने क्या किया था, इससे हमें एक्स और वाई और जी की वैल्यूज मिल गई। अगर ये वाली लाइन अगर आप देखें, ठीक है, एक्स की वैल्यू मिल गई, वाई की मिल गई, जी की मिल गई। अब एक्स को हमने एक्स वाई का जो हमने फिक्स वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यूज ली थी 1100, तो ये उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा और जो जी की वैल्यू उसको 980 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो एक्स वाई और जी की वैल्यू बनेंगी उनका हमें स्क्वायर लेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमें मैग्नीट्यूड कहलाएगा। इस कोड को एक दफा दोबारा मैं अपने पास एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा आ रहा है। होपफुली अच्छा, मेरे पास कहानी है कि मैंने कोड पूरा चेंज किया हुआ है, तो मैं इधर तक की वैल्यूज तो यही लेता हूँ और बाकी वैल्यू थोड़ी चेंज कर लूंगा। मैं आ जाता हूँ अपने चैप्टर 15 में और एसआरसी में मेन डाटा में। अच्छा, मेरे ख्याल में ये बना हुआ है मेरे पास कोड, ठीक है, मुझे खाली इसको बिल्ड करना है और फिर उसकी वैल्यू देखनी है। मैं आ गया इधर और ओपनओसीडी ऑन करते हैं और आईटीएम डंप ऑन करते हैं, कर दिया F11, सॉरी इसको भी कर दिया F11, न्यू टर्मिनल। ये मैं इधर रखता हूँ अपना आईटीएम डंप का, यहाँ पर रखता हूँ मैं ओपनओसीडी का टर्मिनल और तीसरा टर्मिनल में इधर ऊपर कर लेता हूँ। अच्छा, टीएमपी की याद रखिएगा, अगर आपने आईटीएम डंप का डेटा लेना है तो आप ओपनओसीडी को भी टीएमपी की डायरेक्टरी में ऑन करेंगे और आपकी जो आईटीएम डंप की चीजें होंगी उनको भी आप टीएमपी की डायरेक्टरी में ऑन करेंगे, तो वो एक ही डायरेक्टरी में दोनों चीजें होंगी तो आप पास डेटा आएगा। अगर आप दोनों एक डायरेक्टरी में नहीं होंगे तो आईटीएम का डेटा आपके पास नहीं आएगा। हमने कर दिया ये ओपनओसीडी ऑन किया हमने। अच्छा, मैंने ये कनेक्ट नहीं कर रहा, ये मेरी वायर मैंने बड़ी वाली ली थी, लेकिन दोबारा देखते हैं अगर ये वायर चल जाए तो। चल गई वायर, कनेक्ट हो गई। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, आईटीएम डंप वाली फाइल ले ली, और हमने फिर क्या किया, आईटीएम डंप की फाइल को ऑन किया इधर, ठीक है। इसके ऊपर वॉच लगा दिया हमने रीडिंग करने के लिए, जब भी डेटा आए तो इधर आ जाए। और अभी हम करते हैं चैप्टर 15 में आते हैं, CD 15 कार्गो रन। कंटिन्यू, ये आ गया। अब मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 298 और 300 आ रहा है, मेरे पास जो मैग्नीट्यूड की वैल्यूज आ रही है। तो रमीज भाई आप लोगों के पास क्या आ रहा है? अच्छा, मैं बस जी कोड रन करने लगा हूँ। अच्छा, आप लोग और कोई बताएं, आप लोगों के पास क्या वैल्यूज आ रही हैं बाकी लोगों के पास? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम।
सर मैं फवाद अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से। सर मेरे पास इस टाइम 590 600 के अराउंड आ रही है। सही है, ठीक है। और रमीज भाई? सर बस रन हो रहा है कोड। अच्छा, फैसल भाई ने तो अच्छा जाना है। फैसल भाई आपको तंग नहीं कर रहे। अच्छा आईडी भाई, आप जरा, आपके पास कनेक्टेड है एसटीएम आईडी भाई? फरजाद भाई हैं हमारे साथ। फरजाद भाई जरा भावलपुर का बताएं मैग्नीट्यूड। सब लोग अपने, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा कहाँ गए बाकी, और कौन कौन है बाकी लोग जो मुख्तलिफ सिटीज से है ना? तो हम देखें मुख्तलिफ सिटीज का क्या मैग्नीट्यूड आता है, सबसे लेते हैं। 570 के अराउंड आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम रजब भाई। अस्सलाम वालेकुम रजब भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? रजब भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास ये है क्या नाम है उसका, एसटीएम इजीली कनेक्टेड है या अगर टाइम लगेगा तो रहने पे? 2 मिनट देने पड़ेंगे बस। हाँ आप जब तक ले आए तब तक हम बाकी लोगों से पूछते हैं। हाँ भाई अब्दुल रमीज भाई, आप इस वक्त लाहौर में बैठे हुए? नहीं सर, मैं इस्लामाबाद आ गया हूँ। अच्छा, उसको आपकी यूनिवर्सिटी खुल गई? सर मैं जॉब करता हूँ एक्चुअली, जॉब से स्टार्ट, वो ऑफिस स्टार्ट हो गया। अच्छा, मेरे सर 400 की रेंज में आ रहा है। 400 आ रहा है, 390 और लाहौर का 570 बताता है कि स्टूडेंट ने। अच्छा, अब मुझे ऐसा भी पता लगा है क्योंकि मेरे ऑफिस है 4th फ्लोर पे, वहाँ पर वैल्यूज चेंज आती है। घर है 1st फ्लोर पे, यहाँ पर वैल्यूज चेंज आ रही है। तो रजब भाई आप ग्राउंड फ्लोर पे कि 1st फ्लोर पे, मुझे बताइएगा जी। 1st फ्लोर पे। अच्छा रजब भाई भी 1st फ्लोर पे। जरा देखिए आपकी क्या वैल्यू आती है, समुंदर के ज्यादा करीब है। बोर्ड सर अगर लैपटॉप या किसी बड़ी मेटेलिक सरफेस या मोबाइल के करीब पड़ा होगा ना, तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स उससे जो है ना डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको आप किसी बिल्कुल इंसुलेटर टाइप चीज पे रखेंगे, किसी डब्बे पे, बाकी मेटल से दूर, तो फिर ये करेक्ट रीडिंग देगी। मेटल से तो दूर था, लेकिन हुआ ये कि मेरा ना वो पिन ही हिल गई इसकी। मुझे दोबारा एसटीएम को कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर मैंने मेटल से दूर रखा हुआ है, ये बिल्कुल साइड में नीचे, मतलब कि मैंने भी सर गलती ये की भी थी, मेरा 550 होगी रीडिंग मेरी एक्चुअली। अब मुझे मेरे पास बड़ी वायर है, ये मसला करती है। हो गया कनेक्ट, तो मुझे दोबारा से इसको चलाना पड़ेगा। बाकी लोग बताएं यार, वो आप लोगों के पास, बाकी लोगों के पास क्या रीडिंग आ रही है इसकी? फरजाद भाई, आईडी भाई जरा चैटिंग पे देखें। अच्छा मेरे पास आ गई है 360, मैंने इसको रखा है साइड में, और पहले मेरे ख्याल में 200 की रेंज में थी आपकी सर। मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, फिर ऊपर जाके देखता हूँ, पता चल जाएगा। हाँ पहले 290 और 300 थी, अभी वो 369 पे चला गया है। अच्छा मैंने पोजीशन भी उसके नीचे की है, अब मैं उसको दोबारा हिला के देखता हूँ, दोबारा चला के, कि पोजीशन से फर्क पड़ता है कि नहीं। हेलो जी भाई। ये मेरा ना ये मैंने जो वायर लगाई है ना, वायर हिल जाती है इधर तक। ये वायर जवाब दे गई, मुझे दोबारा पुरानी वायर करना पड़ेगा। मैंने बड़ी वायर लगाई थी कि मुझे नेक्स्ट वाले कोड में ना थोड़ा मूव करना था, तो मैं उसके लिहाज से जी इसके लिहाज से देखते हैं। मैंने दूसरी वायर लगाई है दोबारा से, एनओसीडी यस कारगर। अच्छा उसैद भाई, मैंने इसके उसके बारे में पढ़ा था जो इसमें टेम्परेचर की रीडिंग आ रही थी। उसैद भाई है हमारे साथ? जी जी
जी। अच्छा सर भाई, मुझे जो पता चला मतलब कि पढ़ने से ये हुआ कि अगर ये टेम्परेचर अगर हम साथ लें तो उससे वो ना आप टेम्परेचर इसलिए इसमें सेंसर लगा होता है कि वो देखने के लिए आपके पास इस वक्त टेम्परेचर कितना है आपके, वो मेरे ख्याल में एरिया का टेम्परेचर ले रहा है, इसलिए कि अगर टेम्परेचर अप एंड डाउन होगा उससे थोड़ी सी वेरिएशन आती है रीडिंग में। सर ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और सेमीकंडक्टर्स में ये काफी क्रिटिकल हो जाता है इन केस आप बहुत प्रिसाइज काम करने जा रहे हो। इवन के अभी मैं रिसेंटली RSSI मेजर कर रहा था ब्लूटूथ के अंदर ना, तो उसके अंदर भी स्पेशली हार्डवेयर के अंदर उन्होंने डाटा शीट में दिया हुआ था कि अगर आपकी रेंज इतने डिग्री से इतने डिग्रीज के अंदर है तो आपको इतने की करेक्शन करनी पड़ेगी। तो ये चीज क्रिटिकल होती है और वो आपको यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि आप इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इस केस में RSSI में काफी वेरिएशन आ रही होती है और इवन के 1 dB की चेंज भी जो है ना वो डिसाइड यानी चेंज कर देती है आपका रिजल्ट, तो इट्स क्रिटिकल। सही। तो इनफैक्ट टेम्परेचर इसमें इसलिए दिया हुआ है सेंसर के हम लोग बैकहैंड पे इसकी कोडिंग करेंगे कि अभी तो हम नहीं कर रहे, मैं आपको वैसे ही गाइड कर रहा हूँ जब आप काम कर रहे होंगे इस पे, कि आप पहले तो मुख्तलिफ टेम्परेचर में इसकी रीडिंग लेके देखेंगे, ठीक है। और अभी अगला चैप्टर 15.6 है, उसमें ज्यादा काम नहीं करूंगा मैं क्योंकि मैंने उसको पूरा किया ही नहीं, अप्लाई नहीं किया। आप लोग अगर कर सके तो कीजिएगा। तो उसमें वो काम ये बता रहा है, इसको ये कहलाता है पूरा कैलिब्रेशन, मेरे ख्याल में ऐसे ही है उफैद भाई। जी बिल्कुल, जी जी कैलिब्रेशन कहलाता है। आप करते क्या हो, तकरीबन कोई कुछ एक डेटा सेट बना लेते हो, जिस तरह ये मेरे पास रीडिंग आ रही है ना, ये डेटा सेट आ गया, उस वक्त का टेम्परेचर, उस वक्त की रीडिंग, इस तरह की मुख्तलिफ जो चीजें होंगी सारी XYZ की वैल्यूज लेके या मैग्नीट्यूड की वैल्यू लेके आप अपने पास एक डेटा सेट बना के रखोगे और उसकी फिर आप मीन मीडियन मोड की वैल्यूज लोगे और उससे फिर मल्टीप्लाई करोगे कि अगर ये टेम्परेचर है तो ये मीन वैल्यूज इसके करीब करीब होंगी, तो वो रेंजेस इस तरह की डेटा आपके पास आएगा। तो पूरी कैलिब्रेशन आपको करनी पड़ती है इसकी। अच्छा, इसका मुझे मिला है कोड जिसके अंदर पूरी इसके सेंसर की कैलिब्रेशन की हुई है उसने कुछ डेटा के ऊपर, तो लेकिन मैं उसको पूरा अप्लाई कर नहीं सका। मैं 2 दिन पहले मैं उस पर लगा हुआ था, लेकिन वो कुछ और काम मिल गया ऑफिस का टास्क, तो मैं उसकी तरफ मूव हो गया। मेरी कोशिश होगी अगली क्लास में मैं उसकी कैलिब्रेशन करके आप लोगों से वो कोड शेयर करूं और जिसके अंदर हम ये देख सकें कि कितनी वेरिएशन के ऊपर जाके कहाँ पर सेटिंग क्या चेंजेस करनी पड़ती है। उसने तो पूरी की हुई है, लेकिन अभी हम आखिर में कैलिब्रेशन में थोड़ा आगे देख लेते हैं कि होता क्या। तो मुझे रमीज ने बताई है कोई 400 समथिंग की रीडिंग और लाहौर की रीडिंग आई है 570, और किसी सिटी की रीडिंग आई है कोई चैटिंग में आईडी भाई? सलामुद्दीन। ये सर देख रहे हैं। अच्छा भाई, अटक से कोई है हमारे साथ? नहीं है। और वो फरजाद भाई थे ना हमारे साथ। आप कहाँ से आज, इस्लामाबाद से कि मुल्तान से लाइव है? ठीक है, याद रहेगा। मैं पोस्ट भी मेरे ख्याल में डाल दी थी, नहीं डाली तो मैं कल परसों में दोबारा पोस्ट कर दूंगा। जी सर, डाल दी थी पोस्ट, वो मुझे आपने इमेज भी सेंड कर दी थी। हाँ, स्लैक पे भी आ गई थी। सही। चलें ठीक है। तो सर ये मैंने कहा जी इमेज भी सर भेजा आपको, जस्ट ये अगर आप इनको स्टूडेंट्स को दिखाना चाहें किस चीज का? मैग्नेटिक फ्लक्स के हवाले से चैट। वो आपने व्हाट्सएप किया क्या? नहीं सर, इधर ही जूम की चैट में आपको भेजा है। तो आप ही, अच्छा मैं देख लेता हूँ। मुझे दरअसल होता है क्या, जब मैं शेयरिंग कर लेता ना तो चैटिंग वेटिंग आगे पीछे चली जाती है। अच्छा, रमीज भाई टू मी प्राइवेटली। सर मेरे तो पास इसके ड्यूरेशन कितना होगा 45 मिनट्स सर? क्योंकि गिट का 30 मिनट्स था। गिट का 30 मिनट्स था? यस। और कितने सवाल थे? 35। 35 क्वेश्चन थे, 30 मिनट्स का था। और सर उनमें इशू लग रहा था गिट में ना। तो आप, अच्छा इशू ये है कि 80 कमांड से अभी रमीज ने की, उसके पास भी नहीं आ रही। AD भी बता रहा, ID भी बता रहा है कि उसके पास नहीं चल रही कमांड। इनफैक्ट करती क्या है, हमारे जो ब्लूटूथ है ना वो नॉर्मली 9600 पे एग्जीक्यूट कर रहा होता है, हमने उसको 1155200 पे लेके जाना होता है उसका बॉड रेट।
तो वो मुझसे तो नहीं हुआ, मैंने एक दफा ट्राई किया था, रमीज से भी नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, हमारे ब्लूटूथ इस पे था ना, तो हमारा कोड को भी हमने 9600 पे ले गए, जो कि बुक में भी, उसमें कोड में भी दिया हुआ है कि अगर आपका उस पर नहीं चल रहा हो तो 9600 पे चला ले। तो आप अगर देखिएगा, अगली क्लास हमारी लास्ट हम करेंगे, थोड़ी सी चीजें रिवाइज कर लेंगे, एक दो स्टूडेंट्स के कोड उसमें करवा देंगे आगे। तो अगर आप ये कर सकें बॉड रेट को 9600 से 11520 पे ले जा सके ना 80 कमांड के थ्रू हमारे ब्लूटूथ के, अगर हो जाए तो फिर वो अगली दफा आपके लिए टास्क है ये। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी जी ये जो हमने 80 कमांड वाली बात करें, इसमें जी। एसटीएम तो इन्वॉल्व नहीं होगा ना, मतलब एफटीडीआई? नहीं, एसटीएम इन्वॉल्व नहीं है इसमें, एसटीएम इन्वॉल्व नहीं है इसमें, ये- एसटीएम बिल्कुल तो ये मैं कर लूंगा सर, मैं फिर शेयर कर दूंगा आपसे। ठीक है, लेकिन एसटीएम से सिर्फ पावर आएगा। ठीक है, ये ज़हीन की आवाज थी। जी। ठीक है, ज़हीन भाई इसमें सिर्फ पावर हम एसटीएम से ले रहे हैं, और हम क्या यूज कर रहे हैं, एक तो अपना ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं, और एक हमारा यूज कर रहे हैं सीरियल मॉड्यूल, जो एफटीडीआई बेसिक था। एफटीडीआई बेसिक की पावर केबल लग के आपके लैपटॉप में लगेगी, और इसकी ट्रांसमिशन से और रिसीविंग से कनेक्ट होगी आपकी। ठीक है, और इसका बॉड रेट चेंज करना है 9600 से 15। 9600 करना है। अच्छा, वैसे मुझे पिक्चर में इसी तरह दिया हुआ है, लेकिन आइडियली वो जो कनेक्टिविटी होती है ना, ट्रांसमिशन टू रिसीविंग आती है, और इसकी ट्रांसमिशन टू इसकी रिसीविंग आती है। तो हाँ, मैं इसको भी भी ये जरा देख पढ़ रहा था। लीजिएगा जी। मुझे भी यही लग रहा था, मैं भी ये देख रहा था इसको, ये हाँ। TX अच्छा, लेकिन हो सकता है बॉडी सेटिंग में करके देखा था, ये पिनों के ऊपर मेरी भी अभी नजर पड़ी है कि उसने ट्रांसमिशन टू ट्रांसमिशन और रिसीविंग टू रिसीविंग ही की हुई है। तो उसके बाद करके देखिएगा तो शायद आपके पास वो आउटपुट आ जाए जो कि बुक वाला कह रहा है। ठीक है। ठीक है, तो ये दहीम भाई जी और रे भाई आप भी सेफेंड पे कर लीजिएगा, ताकि एक से नहीं हो तो वो दूसरे पे एक सवाल कर ले। दो छोटे से पॉइंट है सर। आपने ग्राउंड तो कॉमन किया था जो यॉर्ड ब्रिज का उसके साथ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें, ये इसका ग्राउंड कॉमन किया था हमारा, वो इसको खाली इसका ग्राउंड कॉमन करने की बात कर रहा है जो ब्लूटूथ है, क्योंकि इसका ग्राउंड तो कॉमन हो ही जाएगा। ये जो इसका ग्राउंड है ना, वो ऑलरेडी लैपटॉप में जा रहा होगा। जी जी सर, आप डायरेक्टली जो यॉर्ड ब्रिज है उसके ऊपर 3.3 वोल्ट भी है जो उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये 5 वोल्ट से पावर अप हो रहा है, ये 5 से हो रहा है। ठीक है, ये 5 से हो रहा है, तो इसके ऊपर 5 से हो रहा है। इसके ऊपर ब्रिज पे 5 वोल्ट, क्योंकि आप डायरेक्टली ग्राउंड से करें, और क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस पे यॉर्ड ब्रिज जो है ना वो कॉमन ही होगा ग्राउंड के साथ। यॉर्ड ब्रिज का जो ग्राउंड है, ठीक है, ये वाला ग्राउंड ना, हाँ, ये भी कनेक्ट होना चाहिए। प्लस ये के अच्छा, इनफैक्ट होगा क्या उसे भाई, जो आपकी बात को शायद मैं गलत कह रहा हूँ, कि ये भी अपने पावर कॉर्ड के साथ लैपटॉप से कनेक्टेड है, और ये भी लैपटॉप से कनेक्टेड है, तो इनका ग्राउंड तो कॉमन हो गया ना, क्योंकि वो उसी लैपटॉप से आ रहे हैं दोनों चीजें। सर उसकी पावर कन्वर्जन के बाद और जो भी आईसी के बाद ना नोड चेंज हो रही थी, ग्राउंड तो कॉमन होना चाहिए। अच्छा, लेकिन क्योंकि आपको सर ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सर ये अगर हम ब्लूटूथ मॉड्यूल ऑन ना करें ना, तो इसमें ग्राउंड का इशू आता है। इसकी दोनों एलईडीज ब्लिंक करती हैं, एफटीडीआई मॉड्यूल है ना, लेकिन जैसे हम ब्लूटूथ करें उसका ग्राउंड क्योंकि बोर्ड से ग्राउंड हुआ होता है, तो फिर ये भी ठीक हो जाता है। सही चलिए करके देखिएगा जरा। एक पॉइंट हो रहा है कि हमारा जो ब्लूटूथ का मॉड्यूल है वो बाय डिफॉल्ट 9600 पे कर रहा है। जी हाँ, ठीक है, तो इसके लिए हमें जब एफटीडीआई के ऊपर आपने लेट्स से कोई टर्मिनल खोला है, हाइपर टर्मिनल कर दिया है या पट्टी खोल लिया है, तो उसके अंदर भी, या हरक्यूलिस का टूल है, तो उसके अंदर भी हमें ना कम्युनिकेट करने के लिए अपने टर्मिनल के बॉड रेट को कम करना पड़ेगा, ताकि हम प्रॉपर बॉड मतलब कि उसकी जब उसको ऑन करते हैं, यही वाला मेरे पास लिखा होगा इसका कोड, ऑन करने के लिए जब ये रहा यूनिकॉम को ऑन करने के लिए 1152 की बजाय 9600 पे जाएंगे, ऐसे कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अभी समझ सिर्फ 9600 बॉड पे रहा है ना, तो अगर हम उसको हाई बॉड पे समझाने की कोशिश करेंगे तो समझ कुछ नहीं आएगी उसको। तो हमें उसकी पेस पे आना पड़ेगा, उसके बाद फिर बढ़ाने के बाद खुद फिर अपना बॉड चेंज करना पड़ेगा खुद अपना भी। ठीक है, तो रजब भाई और ज़हीन भाई आपने उसैद भाई की बातें सुन ली। अच्छा सर, मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद आई है, वो शायद इसको करेक्ट करे, मैं गलत नहीं हूँ तो। मुझे फाइनल ये प्रोजेक्ट में यूज किया था तो मुझे कुछ याद आ रहा है। ब्लूटूथ की दो बॉड रेट्स होते हैं, एक TX-RX के और एक कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन का डिफॉल्ट 38400 होता है, TX-RX का 9600 होता है, तो ये भी एक कंफ्यूजन है, ऐसे ही ना शायद भाई? यार मैंने ना ये स्पेसिफिक मॉड्यूल यूज नहीं किया, लेकिन होता इस तरह है कि आपका जो
वो तो रेडियो लिंक का बॉड रेट है ना, कि वो आपस हाँ में जी, बिल्कुल। कम्युनिकेट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और एक इस मॉड्यूल से अपनी कम्युनिकेशन का इंटरफेस है, वो डिफरेंट सीरियल इंटरफेस है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमने TX RX का बॉड रेट चेंज करना है, तो वो तो हमने 9600 से 1115 जी हाँ, चेंज बिल्कुल, जी हाँ। ठीक है। अच्छा जी, आखिरी जो छोटी सी चीजें उनकी तरफ चलते हैं और उसका कोड करके देखते हैं कि थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। तो कैलिब्रेशन में क्या हो रहा है, कैलिब्रेशन में वो सारी चीजें आपकी कोड ले रहा है, ठीक है। वो जिस तरह अभी हमने फाइल बनाई उस तरह की फाइल बना रहा है पूरी, और आपके मुख्तलिफ मतलब कि इसको वो कहता है बोर्ड को ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर करके देखें तो X, Y और Z की वैल्यू ले जाएगा, और इसको ले जाके और फर्दर कुछ पाइथन की फाइल बना रहा है, क्या कर रहा है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये, ठीक है। और इनको फर्दर प्लॉट कर रहा है, ये उसका फाइनल प्लॉट स्कैटर प्लॉट बन के आ रहा है। तो मैं पाइथन की बजाय मैं तो SPSS में कर सकता हूँ कि ये जो फाइल इसकी बनती है, ये इन फाइल वैल्यूज को मैं ले जाऊँ SPSS में, और SPSS में जाके ये आपका स्कैटर प्लॉट बना लूँ। और स्कैटर प्लॉट मतलब कि आपको ये बता रहा है कि आपकी वैल्यूज आगे पीछे जा रही होती हैं, इसकी फिर आपने मीन वैल्यू लेनी होती है X की, Y और Z की, और उसके बाद फिर आपने जो भी डेटा है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपको एक कंक्रीट वैल्यू आ जाएगी जो कि कैलिब्रेटेड वैल्यू कहलाएगी। इसको अगर कोई करना चाहे तो करके देखिएगा, और बल्कि अगली क्लास में जो हमारी लास्ट क्लास है उसमें अगर पाइथन का एक्सपर्ट, मेरे ख्याल में पाइथन पे उसैद भाई तो हमारे उस्ताद ही हैं, और एक और है काशिफ नाम है शायद उनका, काशिफ भाई है कोई हमारे साथ अभी चैट में, तो जब भी देखिएगा आईडी भाई। और वैसे फरजाद भी पाइथन पे काम कर रहे थे, तो पाइथन का छोटा सा आगे से कोड है, उसको जरा करके देखिएगा, कुछ स्कैटर प्लॉट बना के अगर कोई बना सके तो एक टास्क भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पंचोमीटर। तो ये पंचोमीटर है, पंचोमीटर इसका एक नाम दिया हुआ है। इनफैक्ट हम लोग अभी जो हमने रीडिंग अभी तक जो पढ़ी थी वो मैग्नीट्यूड की रीडिंग पढ़ी थी, और लास्ट टाइम हमने टेम्परेचर की रीडिंग भी ली थी, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ थी, लेकिन डॉट टेम्प से आपके पास रीडिंग आ जाएगी टेम्परेचर की। ये जो हमारा कोड लिखा हुआ है ना हमारे इसमें, ये वाला, इधर हम डॉट टेम्प से बल्कि रीडिंग ले आते हैं इसकी, और उसको प्रिंट करवा लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। इसको हम कर लेते हैं टेम्प, और टेम्प, ठीक है, और इसको इधर प्रिंट करवा लेते हैं ताकि हम टेम्परेचर को दोबारा प्रिंट करवा के देखते हैं। ये टेम्प आ गया, इसको भी कर दिया हमने टेम्प, और कॉलन क्वेश्चन मार्क दे देते हैं कि अगर कोई कंपाउंड डेटा है तो। अच्छा, ये हमने कर दिया, अच्छा अनरैप कर दिया, कॉलन क्वेश्चन मार्क की जरूरत होगी नहीं, लेकिन हमने फिर भी लगा दिया। और अभी हम टेम्परेचर को दोबारा जाके देखते हैं कि टेम्परेचर आ रहा है कि नहीं। अच्छा, ये अभी तक कोड चल ही रहा है, इसको कंट्रोल C किया हमने, क्विट किया, यस किया, इधर गए और इधर गए, इधर गए, हमने किया कार्गो रन। चैप्टर 15 में ही अभी खाली हमने टेम्प का एक कोड ऐड किया, एक लाइन, इसको हमने किया कंटिन्यू, ये आ गया, टेम्प भी आ रहा है मेरे पास 114 दे रहा है, ये दे रहा है फ़ारेनहाइट में, इसको आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा, लास्ट दफा किसी ने किया भी था, तो मेरा टेम्परेचर काफी हाई हो रहा है कमरे का मेरे ख्याल में। खैर, तो ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर के सेंसर को लास्ट दफा हमने पढ़ा था, ये आपके एनवायरनमेंट के तरह से टेम्परेचर दे रहा है जो मैंने पढ़ा अभी तक, ठीक है, क्योंकि अगर बोर्ड की आईसी का टेम्परेचर दे रहा तो वो इससे भी ज्यादा होना चाहिए। इसको हमने किया कंट्रोल C, और इसको हमने कर दिया क्विट। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, एक छोटी सी लाइन है, खाली आपको जहाँ पर मैग लिखा हुआ उधर टेम्प लिखेंगे, और ये तो हमारा पूरे का पूरा मॉड्यूल आया था ना, इस मॉड्यूल के अंदर आप 3 चीजें ले सकते हैं, एक मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, टेम्परेचर ले सकते हैं, और तीसरा क्या ले सकते हैं आप, एक्सेलरेशन। जी। अच्छा, एक्सेलरेशन, मैं जो रजब भाई इसकी एक्सेलरेशन समझ रहा था ना, रजब भैया हमारे साथ, अच्छा मैं इसकी एक्सेलरेशन समझ रहा था, मैं समझ रहा था जो हमारी गाड़ी की एक्सेलरेशन होती है ना, वो वाली एक्सेलरेशन है कि जब आप मूव करेंगे मतलब कि 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक, तो बताएगा आप किस स्पीड में चल रहे हो,
सही है। सही है, नहीं सर, लेकिन ये इसकी एक्सीलरेशन नहीं देता। नहीं सर, हाँ जी, ये एक्सीलरेशन क्या है? ये एक्सीलरेशन क्या है? आप अर्थ से, जमीन से, जो आप हवा के अंदर आप मौजूद है ना, तो आप किस पावर से जमीन की तरफ जा रहे हो। मतलब कि जिस तरह की अगर हम कोई चीज, मेरे पास अगर कोई चीज है, मैं हाथ में से छोड़ी तो जमीन की तरफ जाती है, तो वो जो एक्सीलरेशन है ना, ग्रेविटी की एक्सीलरेशन, वो देता है कि वो क्या आ रही है। अगर हम, मतलब कि मैं अगर अपने कमरे में खड़ा हूं, कमरे से अगर मैं मूव करता हूं मेरे लाउंज की तरफ, या मेरे ड्राइंग रूम से मेरे लाउंज की तरफ जाता हूं, तो मैं किसी स्पीड में मूव कर रहा हूँ, तो ये वो स्पीड कैप्चर नहीं करता। ठीक है, ये बेसिकली जी रहे भाई, समझने की ऑब्जेक्ट मूवमेंट की जो है वो इस तरह, यानी हॉरिजॉन्टली या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो मूवमेंट हो रही है उसकी एक्सेलरेशन नहीं, बल्कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे और वो उसको अपनी तरफ पुल करती है, उसकी बेसिकली जो एक्सेलरेशन है उसको डिनोट करता है चीज जो है। बिल्कुल, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे पास आ रही होती है उसको वो डिनोट करके हमें देता है। उसको सिंपल हम पहले प्रिंट कर लेते हैं, ये मेरे पास कोड इसका मौजूद है। कोई कुछ कहना चाह रहा है? जी सर, सर इसको बिल्कुल ऐसा ही है कि ये तो हमने फिजिक्स में पहले ही पढ़ा है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है बाय डिफॉल्ट में, नॉर्मल अगर हम उस पे हो सी लेवल पे। तो इसको आप इमेजिन इस तरह कर सकते हैं कि आपके पास एक स्क्वायर सा बॉक्स है और उसके अंदर आपने एक बॉल रखी हुई है, ठीक है, और बॉल जो है वो जाहिर बात है नीचे वाले प्लेन पे होगी उस बॉक्स के, क्योंकि ग्रेविटी उसे खींच रही है, ठीक है, और आपने उसको लेट से कह दिया है अपना जी एक्सिस का हुआ है, तो अगर नीचे खींच रही तो आप नेगेटिव जी एक्सिस की तरफ खींच रही है, फॉर समझने के लिए ले लेते हैं। जैसे आप बॉक्स को लेट से आप टिल्ट कर देते हैं एक डायरेक्शन पे, तो आपके पास वही जो 9.8 जी एक्सिस पे आ रहा था वो वाई एक्सिस पे आना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ टिल्ट कर देंगे तो जी एक्सिस क्या नाम है एक्स एक्सिस पे आना शुरू हो जाएगा। तो ये कि हर वक्त आपकी कशिश एक है और डिपेंड करता है कि आपने किस प्लेन को जो है ना वो पैरेलल रखा हुआ है अर्थ के, तो वो उतनी इंटेंसिटी जो है ना उस प्लेन पे एक्सर्ट हो रही है। अगर आपने दोनों को रखा हुआ है, दरमियान में रखा हुआ है, तो जो जितनी ग्रेविटी जिस पॉइंट पे एक्ट कर रही है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी वो। सही, थैंक यू यार, बड़ी अच्छी एग्जांपल दी आपने इरशाद भाई। थैंक यू। मैं चलते हैं हम चैप्टर 16 में, और 11 14 भी गया, 15 भी गया, अब आगे 16 और lib.rs और main.rs। सर ये वैसे कुछ ऐड कर दूं मैं, अगर आप इजाजत दें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर ये इसने जस्ट ना यूनिट एक्सेलरेशन का ना यूनिट कन्वर्ट किया हुआ है, जीज में लेके जा रहा है सर। जिस तरह हम लेंथ को फीट में भी मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर भी लेंथ ही होती है, तो ये एक्सेलरेशन 3 एक्सिस पे मेजर करके उसके जो मैग्नीट्यूड है उसको 9.8 से उसने बेसिकली डिवाइड किया हुआ है। तो जो भी आंसर आएगा वो जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी की जो एक्सेलरेशन होती है वैल्यू फ्री फॉल की, उसके कंपैरिजन में हमारा आंसर आएगा। अगर हम उसको आंसर को 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी एक्चुअल एक्सेलरेशन आएगी, वापस रिवर्स हो जाएगा। कर लेते हैं, अभी करके जरा देख लेते हैं। जी, एक्सेलरेशन सिर्फ तभी आती है जब हमारा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेट्स से एक गाड़ी जा रही है, वो 60 की स्पीड से जा रही है, उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। जब वो ब्रेक लगाएगी या जब वो 0 से 60 तक जा रही है, उस दौरान में सिर्फ उसकी एक्सेलरेशन होगी, तभी रीडिंग आएगी एक्सेलरेशन की, अदरवाइज 0 आएगी। ठीक है, अच्छा पहले 9.8 वाले को हटा देते हैं और सिंपल जो उसका कोड है उसके ऊपर उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। फिर जो 9.8 वाला बता रहा है ना हमने हमारे रमी भाई ने, तो फिर उसको भी करते हैं। 16 में आगे हम CD16 क्लियर, और 16 वाला कोड जो सिंपल बुक में डायरेक्टली पहला कोड वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं और इसमें दे दिया ये कह रहा है एक्सपेक्टेड टपल विद 6 एलिमेंट फाउंड विद 4 एलिमेंट। अच्छा वो मैंने कोड चेंज किया हुआ है, इधर गया ऑक्सिलरी 16 और lib.rs 1 2 3 4 16 के 4 है, main.rs में कितने
1 2 3 4 है तो यही वाला। दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो मैंने पुराने वाला कोड में चेंजेस की थी, मैं पुराने कोड में आ जाता हूँ। mylib को करते हैं बंद, इधर आ जाते हैं और किधर गया 16 auxiliary src और इसको कर देते हैं, इसको डिलीट ही कर देते हैं। और इसको कर देते हैं lib.rs और src में इसको कर देते हैं डिलीट main.rs क्लियर और इसको भी कर दिया बंद। अब आ गए चैप्टर 16 में, lib.rs में आ गए। ये वाला कोड चेंज होगा क्योंकि मैंने इसमें चेंजेस की हुई है। इसमें कितनी चीजें लेके जा रहे हैं 1 2 3 4 5 चीजें लेके जा रहे हैं और main.rs के अंदर भी 5 चीजें आ रही है। तो इसके कोड को थोड़ा ख्याल से लेके आना पड़ेगा क्योंकि काफी सारी चीजें चेंज है इसमें। अच्छा, सबसे पहले तो ऊपर इंपोर्ट्स आ रहे हैं 16 के इंपोर्ट्स, ठीक है। और इनिट का डेटा नहीं चाहिए हमें, ये चाहिए। ये भी मेरे पास आ रहा होगा मेरे ख्याल में। सेट एक्सीलरेशन भी, सेट एक्सीलरेशन ग्रेविटी भी कर दिया, लूप भी आ गया। अच्छा, इधर से चेंज हो जाएगा लूप के अंदर से कांस्टेंट और ये लूप की चीजें ये आ गई। ये लूप इसमें फिर एरर दे दिया, इसमें फिर एरर दे दिया। अच्छा, अगर मैं ये चीज़ें नहीं, अच्छा मैंने दोबारा लेके आ गया था, ठीक है। कंट्रोल वाई, ये 2 दफ़ा कर दिया मैंने शायद। और वैल्यू 16 से आया, कांस्टेंट आ गया 14 वाला, तो कांस्टेंट डबल जा रहा है। इधर से लेते हैं और जाके ये चीज़ें इसको प्रिंट करवाते हैं। एक्सीलरेशन भी आ गया, सेंसिटिविटी भी आ गया, XYZ भी आ गया। डेटा ठीक है, सब सही है। अच्छा, ये डेटा मेरे पास बिल्कुल ठीक यही आया हुआ है लूप, लेकिन इसको मैं हटा दूंगा तो शायद एरर दे दे वो। मैच किस पे लगा हुआ, एक लूप स्टार्ट हुआ, लूप एंड हो गया, मैच स्टार्ट हुआ, मैच एंड हो गया। इस डिले खाली ये चीजें लेके आते हैं इसके अंदर। एक्सीलरेशन आ गई, XYZ आ गया, ये प्रिंट हुआ हुआ। इधर तक प्रिंट करते हैं XYZ की वैल्यूज, तो बाकी चीज़ों को छोड़ के मेरे ख्याल में यही चीज़ें आ जाएंगी जो सिंपल हमारे पास आ रही है। और फिर आगे देखते हैं। इसको मैंने कर दिया छोटा, इसको कर दिया दोबारा कार्गो रन, हाँ एग्जीक्यूट हो गया। मैंने कर दिया कंटिन्यू, ये आ गया। ये X
y और z की वैल्यूज आ रही है, जो कि अभी हमें बता रहे थे सैयद भाई बॉल वाली एग्जांपल पे कि अभी वो जो मैग्नेटिक रेज होंगी कहाँ से मूव कर रही है। इसको बिल्कुल सीधा रखूं तो ये देखें बिल्कुल सीधा रखा तो 0.0 आ रही है। अब x के अंदर से मैग्नेटिक रेज नहीं मूव कर रही है, लेकिन z के अंदर से और y के अंदर से मूव कर रही है। ये देखें जरा। अच्छा मैं इसको नॉर्मलाइज किया हुआ आपका जो थर्ड वाला पैरामीटर है उसके अंदर तकरीबन 100% आ रही है 93 89 जी वो हाँ वही मूव कर देंगे तो ग्रेविटी बेसिकली 1g के मल्टीपल में दिखा रहा है ना 1g दिखा रहा होता है नॉर्मली जी 1g के अंदर जाता है। हाँ 1g में 1 दिखाएगा मैक्सिमम 1 आएगा। एक बिल्कुल आप प्रोसीड करिएगा टिल्ट करके। मैंने बिल्कुल उल्टा कर दिया इसको, अभी सबकी वैल्यूज चेंज हो गई। ठीक है अच्छा नेक्स्ट ये आपके पास जो आ रही है ये एक्सेलरेशन की आ रही है। अब जो ग्रेविटेशनल जो भी उसैद भाई ने हमें बताया था कि हमारे पास जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन से जो एक्स वाई या जी किसके अंदर से मूव हो रही है। अब मैंने इसको बिल्कुल रखा हुआ तो देखें एक्स की वैल्यू कभी कभी बिल्कुल 0 आ जाती है कि वहां से कुछ भी मूव नहीं हो रहा, और y भी 0.09 है, लेकिन z की जो वैल्यू है वो 0.98 के पास है। और हमने ये पढ़ा भी था जो x एक्सिस होता है वो हमारे बोर्ड रखा है तो राइट साइड की तरफ होता है, y एक्सिस अप साइड की होता है और z एक्सिस टॉप साइड की तरफ होता है जो आसमान की तरफ होता है। ठीक है तो ये z एक्सिस की वैल्यू नॉर्मलाइज की हुई है और एब्सोल्यूट मेरे ख्याल में लिया हुआ है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव कर लेता है। एब्सोल्यूट लिया कहीं इसमें एब्सोल्यूट नहीं आ रहा, माइनस में आ रही है, माइनस में आ रही है, एब्सोल्यूट नहीं किया हुआ। अगले कोड में एब्सोल्यूट हम कर लेंगे इसको। माइनस करने की मेरे ख्याल से हमें जरूरत नहीं होगी क्योंकि एक एक्सिस पॉजिटिव होगा दूसरा अगर और उल्टा कर देंगे तो वही नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगा। हाँ वो तो बिल्कुल वैसे ही होता है। ये आ गया। अब एक्स एक्सिस मैंने उल्टा किया, देखें अगर इसको ये देखिए मेरे एक्स एक्सिस के पास से ज्यादा जा रही है तो 0.14 पे आ गया। अच्छा मेरा कोड आगे वाला अपलोड हुआ हुआ, शायद वो कुछ और चीजें भी आपको दिखा रहा है। खैर मैं आपको बताता हूँ क्या चीजें दिखा रहा है वो। कोड होना तो ये वाला चाहिए मेरे पास। इसमें क्या वाला कोड अपलोड हुआ है? अच्छा हाँ वो नेक्स्ट वाला कोड अपलोड हुआ है, इसलिए वो उधर भी मसला कर रहा था। सही मैं पुराना वाला कोड दोबारा अपलोड करता हूँ। ये वाला जो कोड है ना आपका कांस्टेंट से लेके इधर तक का। अच्छा मुझे डिले नहीं लेना, खाली ये वैल्यू लेनी है। मैंने इसको किया इधर से कॉपी और ये शुरू होगा इधर से और ये सारा ये मैंने जो ना खुद कुछ बनाया हुआ था। दोबारा से इस कोड को अपलोड करते हैं फिर देखते हैं क्या वैल्यू आती है। कंट्रोल सी क्विट यस कार्गो रन लेट मेक स्टैंड इक्वल टू स्टैंड कहाँ से ले लिया इसने। अच्छा लास्ट में क्या है शर्त लाइन नंबर क्या बता रहा है 322 कर देते हैं कमेंट। कंट्रोल Z ये वाली चीजें हटा देते हैं मैच वाली ना, फिर भी हमें डेटा सही आ जाएगा। cargo run cannot insert type for type particular, इसको हटा देते हैं। चलो स्टैंड को फिलहाल
अगर मैं बोर्ड को सीधा कर दूंगा तो जी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में होंगी, तो ये इसकी एक्स वाई और जी एक्सीलरेशन की वैल्यू है। अच्छा, एक्सीलरेशन को इसने और फर्दर चेक करने के लिए क्या किया है, इसने थोड़ा सा हमें टास्क दिया है और टास्क को पहले समझते हैं करना क्या है। ये तो सिंपल हमारे पास एक्स वाई जी की वैल्यूज आ गई जो कि मैक्सिमम 1 गास के अंदर जाएंगी, ठीक है, 1 जी के अंदर जाएगी और मिनिमम वो 0.0 होंगी। और इसमें जो मैं चैलेंज दिया है उसने कहा है कि आपने जो भी ये कोड बनाना है उस कोड में क्या हो कि बाय डिफॉल्ट जो है कोई भी डेटा हमारे पास नहीं आ रहा, एक्सीलरेशन के बोर्ड का डेटा नहीं आ रहा। जब कोई ये खास एक एक्सीलरेशन बढ़े तो वो उसको डिटेक्ट करे कि हाँ अभी इसकी मूवमेंट शुरू हुई है, वो हम कुछ इसका थ्रेशोल्ड सेट कर दें और वो जो हमारी जो भी कोड है वो उसको चेक करता रहे कि उसने कितना मूवमेंट किया है। और जब उसकी उस दौरान कोई एक टाइम लिमिट लगा दे, कोई खास मैक्सिमम उसका थ्रेशोल्ड को थोड़ी उसकी जो मैक्सिमम रीडिंग हो उसको हमें कोड के बताए कोड करके कि हमें ये आपने एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ली है। तो इसके अंदर हमने ये वही वाला कोड है इधर तक का, तो ये दो कांस्टेंट की वैल्यू ले ली हमने, थ्रेशोल्ड सेट कर दिया कि हमने 0.5 कि अगर उसकी वैल्यू 0.5 से ज्यादा हो तो वो लगे कि मूव हो रहा, नहीं तो वो क्या हो वो समझ लग जाएगा स्टिल रखा हुआ हमारा जो भी बोर्ड है। तो जब उसकी जो कोडिंग, अच्छा हमारे पास जैन भाई ना, जैन भाई आपने अगर कोई कोड बनाया हो ना अलग से सेंसर का तो उसको जब तक आप अपने पास निकाल के रख लीजिएगा जब तक हम इस कोड को थोड़ा सा पढ़ें। वो थ्रेशोल्ड हमने सेट कर दिया कि जब 0.5 से ज्यादा उसकी एक्सीलरेशन हो, किसी एक हमने देख लें कि कौन से उसको मूव देखना चाह रहे हैं, तो जब x की वो देखते हैं अभी x को लिखा या y को, जब उसकी जो एक्सीलरेशन है 0.5 से ज्यादा हो तब वो बोले कि हाँ इसने मूवमेंट करना शुरू किए। हमने एक मोनो टाइमर ले लिया, मोनो टाइमर की फ्रीक्वेंसी जो हमें रिजल्ट आता है फ्रीक्वेंसी से उसका 0.0 उधर से मैं टपल रिटर्न करवाता है जो उसका जो 0 इंडेक्स की वैल्यू हमने ले ली, तो उसकी इसमें सेव कर ली हमने मोनो मेजरमेंट टाइम में, मतलब कि जब वो उसको स्टार्ट करेगा उस वक्त का उसने मेजर टाइम ले लिया। स्टैंड के अंदर नन का डेटा सेव करवा दिया और मैक्सिमम जो उसकी जो जी वैल्यूज होंगी उसको हमने कर दिया 0 फिलहाल स्टार्टिंग पे। और एक्स की वैल्यू हम रीड करना चाह रहे हैं, कैसे हमने एक्स की वैल्यू रीड की, ये हमने रीड की और उसकी कौन सी एक्स की वैल्यू डॉट एक्स कर दिया, जो एक्स की वैल्यू हमारे पास जी एक्स के अंदर आके सेव हो जाएगी। एबीएस उसको एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव पे ले जाए। और सेंसिटिविटी जो हमने पहले भी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, इसकी कैलिब्रेशन के लिए उसके हमने मल्टीप्लाई कर दिया जो कि 1 गॉस के अंदर चली जाएगी। और हमने फिर उसको जो स्टैंड हमने इधर वैल्यू बनाई थी, अगर तो उसके अंदर नन है, ठीक है, उसको मैच करवाया, अगर उसके अंदर वैल्यू नन हो तो क्या करें, वो हमें बता दिया कि अभी आपने मूवमेंट, और अगर नन थी और फिर क्या था, जो भी हमें अभी वैल्यू मिली वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। थ्रेशोल्ड क्या था 0.5, अगर वैल्यू 0.5 से ज्यादा है तो क्या कर दे, आपने मूवमेंट स्टार्ट कर दी, क्या बोले, आपने मूवमेंट स्टार्ट कर दी और मैक्सिमम वैल्यू में क्या चला जाए, जो उस वक्त की वैल्यू थी वो मैक्सिमम वैल्यू में चली जाए। और इंस्टेंट को क्या कर दे, सम मोनो टाइमर डॉट नाउ, जो इंस्टेंट की वैल्यू थी, पहले इंस्टेंट की वैल्यू नन थी, अब इंस्टेंट की वैल्यू सम कर दी और सम में क्या गया, जो मोनो टाइमर का टाइमर था और जब हमने ये थ्रेशोल्ड को मैच किया था उससे ज्यादा होता, उस वक्त का जो मोनो टाइमर का टाइम होगा वो स्टैंड में चला गया। अच्छा, ये नेक्स्ट वाली चीजें तो मैच नहीं होगी, वो दोबारा से लूप के अंदर दोबारा आ जाएगा अगले नैनो सेकंड्स के अंदर ही, फिर दोबारा देखेगा मैच के अंदर इंस्टेंट, तो क्या होगा, ये वाली चीजें उसको मैच नहीं होंगी क्योंकि इंस्टेंट की वैल्यू चेंज हो चुकी है और सम के अंदर आ चुकी, वो सम के अंदर चली गई। सम के अंदर उसने फिर इंस्टेंट को रीड किया और फिर रीड करने के बाद अगर उसके अंदर जो जितना भी टाइम उसके अंदर उसने यूज किया है वो जितना भी हुआ है उसके मेजरमेंट टाइम से कम है, मेजरमेंट टाइम कौन सा था, ये वैल्यू, ठीक है, अगर वो उस टाइम से कम है तो क्या करे, वो चेक करे कि अगर gx जो सेकंड टाइम लूप में आने के बाद उसने जो वैल्यू अपने पास ली है वो उसकी मैक्सिमम g से जो इधर हमने इधर सेट किया था उससे ज्यादा है,
तो मैक्सिमम जी को उसके जी एक्स से रिप्लेस कर दे। और अगर ये दोनों चीजें मैच नहीं हो रही, अगर वो टाइम भी मैच नहीं हो रहा और ये भी नहीं मैच हो रहा, तो वो क्या कर दे, वो अगला एक प्रिंट कर दे। क्या प्रिंट कर दे? मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मतलब कि उस टाइम पीरियड के दौरान उसने 1 नैनो सेकंड या जितना भी टाइम गुजरा उस टाइम के दौरान जो भी उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं थी वो हमें प्रिंट करके बता दे। वो उधर प्रिंट कर देगा और इंस्टेंट के अंदर दोबारा वैल्यू नन कर देगा और मैक्सिमम वैल्यू की दोबारा 0 कर देगा और दोबारा से अगली वैल्यू तो रीडिंग करना शुरू कर देगा। इस कोड को हम ले जाके उसके अंदर पुट करके देखते हैं और फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। इसको मैं करता हूँ Ctrl+Z और ये मेरे पास वही वाला पूरा कोड लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया था, Ctrl+Z। अच्छा, मोनो टाइमर को मुझे शायद मैंने मोनो टाइमर ऑन कर दिया, ये भी ऑन कर दिया। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, होपफुली एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा तो फिर। अच्छा, मैंने क्या किया था, फिलहाल इसको भी हटा लेते हैं और अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं इस कोड को। कार्गो कंटिन्यू। जब मैंने कंटिन्यू कर दिया, इधर वेलकम आ गया। मैंने वेलकम शायद प्रिंट करवाया था मैंने इसमें, हाँ किधर वेलकम प्रिंट करवाया था, कहीं ना कहीं करवाया जरूर था, मुझे याद है। हाँ, ये रहा, ये वेलकम मैंने प्रिंट करवाया लूप से पहले ना। वेलकम को प्रिंट कर दे कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी कोई रीडिंग नहीं आ रही। इसमें रीडिंग क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारे पास अभी एक्स की वैल्यू ना, इसमें हमने बोला कि एक्स की वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज्यादा 0.5 से ज्यादा होगी तो ये कोड के अंदर वो स्टार्ट और ये सब कुछ करेगा। अभी एक्स की वैल्यू हमारा बोर्ड रखा हुआ है और बोर्ड कहीं मूव नहीं हो रहा। तो मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ और उसके सामने कोशिश करता हूँ बोर्ड को मूव करने की। इसको मैंने किया बंद, तो मैंने किया कैमरा ऑन, ये। अच्छा, बोर्ड को मूव करने की कोशिश करता हूँ। तो बोर्ड को मूव कैसे करना है, आपने जिस तरह आप अभी बताया था, आप किसी को बॉल कैच करवाते हैं कर्व की पोजीशन में, अगर आप मूव करेंगे। अच्छा, मैं अपने वो कोड हटा दिया अपना सामने से। अगर आप देखें तो बीच में कहीं कहीं वो वैल्यू मैच हुई। स्टार्ट, जैसे स्टार्ट था उस वक्त उसकी जो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ रही थी 0.7 आ रही थी और मैक्सिमम वैल्यू भी 0.703 बनी गई थी, 0.0310 आई थी और उसके बाद वो स्टॉप हो गया था। मैक्सिमम, जब मैक्सिमम वैल्यू आई थी उस वक्त जो एक्स की वैल्यू 0.28 थी, लेकिन उससे पुराने वाली दी है। मैं दोबारा इसको मूव करता हूँ, ये देखें दोबारा मूव किया। लेकिन किस तरह मूव करेंगे आप? बिल्कुल स्ट्रेट मूव नहीं करेंगे, जिस तरह राइट से लेफ्ट नहीं जा रहे होंगे। आप राइट से करेंगे अप की तरफ, फिर अप से दोबारा डाउन की तरफ जाएंगे। राइट से अप से डाउन, मतलब जिस तरह एक बॉल फेंकते हैं ना, एक आपने बॉल फेंकते किसी तरफ, बॉल ऊपर जाती है, दूसरी तरफ दोबारा नीचे जाती है। कर्व की जो पोजीशन बनती है ना, कर्व की पोजीशन में आपने, अगर मेरे कर्सर को देखे इस तरह आपने इसको मूव करेंगे, इस तरह ऐसे फ्री फॉल में लेके जाना है कि आपने कहीं चीज फेंकी और कहीं चली गई। बोर्ड को फेंकना मत, बोर्ड को हाथ में रखना, ऐसा ना हो कि टूट जाए। तो इससे हमें वो मैक्सिमम वैल्यू लेके आ रहा है कि आपके पास कहाँ वैल्यू कितनी आ रही है। अगर इधर मैंने जब वो वैल्यू स्टार्ट हुआ तो उस वक्त जो उसकी वैल्यू थी 0.89 थी एक्स की वैल्यू, लेकिन उसके बाद जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन उसने दी 0.93 दे दी। उसके बाद उसने फौरन के फौरन एक्स की वैल्यू चेंज भी हुई थी कहीं और वो 0.98 में चली गई थी, 0.93 में गई थी, तो 0.93 उसने अपने पास सेव किया और उसके पास आ गया। ये देखिए, ये दोबारा मूव करता हूँ बोर्ड को, एक जगह रखा होगा कोई रीडिंग नहीं लेगा। मैंने बड़ा तार इसलिए लगाया था कि बड़े तार से कुछ मूव में आ सके, और मैंने ब्लूटूथ का भी इसमें सेटअप किया था, लेकिन ब्लूटूथ से कोई बहुत अच्छी वैल्यूज मेरे पास आई नहीं, इसलिए ब्लूटूथ को फिलहाल मैंने स्किप कर दिया था। और अपने बोर्ड को आप एक कर्व की सूरत में मूव करके देखेंगे तो आपके पास स्टार्ट बताएगा, आपने बोर्ड को मूव करना स्टार्ट किया और क्या किया, उसकी एक्सेलरेशन आ रही है। अच्छा, अगर आप बोर्ड को एक टिल्ट पोजीशन में रखेंगे तब भी आपके पास ये बता देगा कि आपका बोर्ड जो है वो किसी मूविंग पोजीशन में, किसी स्टिल पोजीशन में नहीं है। स्टिल पोजीशन में बिल्कुल सीधा जा रहा होता है, ठीक है। ये टिल्ट पोजीशन करेंगे तो आपको बताएगा कि आपने बोर्ड को मूव करना शुरू किया हुआ है। तो मैंने टिल्ट पोजीशन में रखा हुआ है, वो बता रहा है कि आप कहीं मूव कर रहे हैं शायद टिल्ट पोजीशन में। लेकिन अगर मैं हाथ में भी पकड़ा हुआ सीधा पकड़ लूंगा तो वो मुझे नहीं बताएगा कि आप बोर्ड मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही जिस तरह के वो एक्स का
एक्स वाई और जी तीन चीजें हमारे पास है ना। जो एक्स की पोजीशन है उसके अंदर से जब रेज मूव हो रही होगी अर्थ की मैग्नेटिक फोर्स, तो हमें बताया गया कि आप शायद मूव कर रहे हैं। तो ये इसकी मूवमेंट का एक छोटा सा कोड है जिसके हम एक्सीलरेशन है ना। ये एक्सीलरेशन वो नहीं है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हूँ। ये एक्सीलरेशन वो है कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है उसकी जो मैग्नेटिक रेज है वो हमारे एक्स एक्सिस से मूव हो रही है। इसी तरह वाई के ऊपर भी कोड कर सकते हैं और जी के ऊपर। सर इसमें एक चीज और भी नोट करने वाली है, अगर ये सेंसर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड ही मेजर कर रहा हो ना, तो ये जो एक्स वाई और जेड एक्सिस का सम 1 आना चाहिए। लेकिन इसके अंदर जो हम एक्स्ट्रा आप देखेंगे ये 1 नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक्सेलरेशन तो है ही है ना, कि आप कितनी क्या नाम है, चेंज इन वेलोसिटी कितनी आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी एक डायरेक्शन में। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स हर वक्त होगी। इसके अलावा प्लस जो आप उसको पुश करने में जो जोर लगा रहे हैं ना, और उसकी स्पीड जो चेंज हो रही है वो भी उस इंस्टेंट पे रिकॉर्ड हो रही है। तो इसलिए आप एडिशन देखेंगे कि उस जिस एक्सिस पे वो एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन हम लगा रहे हैं वो भी उस जगह पे ऐड होके वो शो। बिल्कुल। अच्छा, 2-3 चीजें मैंने आप लोगों के लिए लिखी थी, अगर मुझे मिल जाए तो आपको मैं बता दूं। बेस्ट्री और क्वार्टर 2, क्वार्टर 2 के बाद मुझे क्या करना है, ये अच्छा। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो कोड पढ़ा है किसका, एक्सीलरोमीटर का। सॉरी, क्या है, LSM 303 DLHC का। अच्छा, एक कोड और भी है अगर मेरे पास तो इसे वहां आगे हम कोड, मेरे पास मैंने गायरो का छोटा सा कोड बनाया। जिस तरह हमने अभी LSM 303 का डेटा लिया, इस तरह ये डेटा पूरा मैग्नेटोमीटर का डेटा आ रहा है ना। ठीक है, LSM 303 है, उसके अंदर मैग्नेटोमीटर की भी रीडिंग आती है, एक्सीलरोमीटर की भी आती है, टेम्परेचर भी आता है। हमारे पास एक और है, वो है गायरोस्कोप। उसका बुक में नहीं दिया हुआ, वो अलग से, वैसे ही आपको मैं छोटा सा कोड करके बता रहा हूँ। अच्छा, उसमें आपको 3-4 चीजें नजर आएंगी, एक SC के, एक मोसी, एक मीसो और एक SS। अच्छा, SS शायद नहीं नजर आए। SC स्टैंड फॉर सीरियल क्लॉक, मोसी स्टैंड फॉर मास्टर आउट स्लेव इन, जो कि चैप्टर 14 में हमने पढ़ा था, और मीसो मास्टर इन स्लेव आउट। ठीक है। अच्छा, ये पिन की कॉन्फ़िगरेशन होती है जिस तरह की, अगर हम इसके अंदर जाके देखें, जब हमने इसकी लाइब्रेरी को हम पढ़े चैप्टर 15 या 16 की, दोनों की लाइब्रेरीज ऑलमोस्ट सेम है। इसकी लाइब्रेरीज में मैं ब्लूटूथ की चीजें हटा के जो बाकी चीजें पढ़ा हूं, ये देखें। अब I2C जो हमारा है, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, जब हम उसको एक्सेस कर रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक डिवाइस पेरिफेरल्स का दे रहे हैं I2C का कोड, फिर हम सीरियल क्लॉक लाइन दे रहे हैं, सीरियल डेटा लाइन दे रहे हैं, उसकी मेगाहर्ट्ज सेट कर रहे हैं कितने बैंड है, क्लॉक का वेरिएबल दे रहे हैं, और RCC से उसके APB1 को ऑन कर रहे हैं। तो जब हमें I2C को एक्सेस करना है हमारे LSM 303 के लिए, तो हम एक पूरा उसका कोड ऑफ लॉग है उस तरह उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसी तरह जब हमें गायरोस्कोप के लिए एक्सेस करना होगा, उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है कोड। मैं गायरोस्कोप का आपको कोड दिखाता हूँ। जैन भाई, अभी टाइम थोड़ा रह गया, मैं गायरोस्कोप का कोड एक दिखा दूं, तो अगर हुआ तो ये, नहीं तो अगली दफा तो टाइम ही आपका, क्योंकि अगली दफा हमारा कोई कोड नहीं होगा हमारा। अगर कोई पूछना चाहेगा स्टूडेंट तो हम उसको वो रिकॉल करवा देंगे, चीजें रिवाइज करवा देंगे, लेकिन बाकी आपका कोड होगा। ये हम कहेंगे हमारे जमील भाई या जैन भाई को, वो आपको कोई कोड STM का एक्स्ट्रा करवा के देंगे जो कोड से अलग होगा। इस तरह गायरो का अलग से है कोड, उसका मैं आपको बताता हूँ, उसका डेटा किस तरह मैंने लिया है वो आपको दिखाता हूँ। अभी मैं उसके कोड में जाता हूँ, और उसका कोड मैंने किधर लिखा था, मेरे ख्याल में इसमें लिखा है। हाँ, ये रहा, गायरो आ गया, और ओपन टर्मिनल मैंने किया, कोड डार्ट कर दिया, कोड डार्ट से ऑन किया मैंने। और अच्छा, मैंने इसका लाइब्रेरी इलेक्शन लिखी, main.rs में सब कुछ लिख दिया इसका ना। कोटेक्स M का लाइब्रेरी लेके आए उसमें मैं, ठीक है, वही जो उसमें आती है हमारे पास, जिससे हम एंट्री का मॉड्यूल लेके आते हैं।
और मैं लेके आ गया हूँ F3, हमारे पास F3 का मॉड्यूल उसमें भी आता है। ये मैन की एंट्री मैंने स्टार्ट की, एंट्री में कोर पर फिल, डिवाइस पर फिल, फ्लैश, RCC, क्लॉक इधर तक वही है। GPIO है, GPIO ये भी वही है। ये ITM मुझे इसमें जरूरत था, मैंने ITM लेके आ गया। अच्छा, इसके अंदर NSS की भी जरूरत होती है। NSS को मैंने पढ़ना भूल गया, मैंने शायद पढ़ा था क्या होता है। अगर आप में से किसी को पता हो तो वो मुझे इनपुट दे दें। NSS शायद उसैद भाई इस पे अपने पॉइंट कर सकेंगे कुछ। अच्छा, SC के मैंने भी आपको बताया था, सीरियल क्लॉक, MISO, मास्टर इन स्लेव आउट, और MOSI मास्टर आउट स्लेव इन। तो ये इसका जो सीरियल प्रोटोकॉल हमने इसको ऑन किया SPI का, उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ये पूरे जो हमने सीरियल क्लॉक, मास्टर इन स्लेव आउट और मास्टर आउट स्लेव इन का लिया पूरा। और अच्छा, वो जो सेंसर था, वो जो पूरी चिप थी उसका नाम था LSM303। जो गायरोस्कोप की चिप है उसका नाम है L3GD20। उसकी चिप का नाम है, उसका नाम है L3GD20। इसको 1 मेगाहर्ट्ज पे हम ऑन कर रहे हैं, इसके क्लॉक्स और APB2 पे ऑन किया। जी सर, वो होता है NSS वाला पॉइंट में। जी सर, वो जिस तरह सीरियल प्रोटोकॉल में SPI है, 4 सिग्नल्स हैं इसमें, जिस आपने भी बताया। तो वो जो नीचे वाले 3 सिग्नल जो SCK, MISO, MOSI, तो ये तो आपको पता ही है, क्लॉकिंग है और एक इनपुट है और एक आउटपुट है। तो इसमें मास्टर स्लेव का वही कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर ना हम जिस स्लेव से मास्टर बात करना चाहता है तो उसको उसकी स्लेव सेलेक्ट को ना असर्ट करता है। असर्ट का मतलब ये कि उसको एक्टिवेट कर रहा होता है। मैंने लेट्स से 4 मेरे पास डिवाइसेस कनेक्टेड है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपकी जो SCK, MISO, MOSI की ये लाइन ना, आपके पास अगर 3 स्लेव कनेक्ट हुए हैं तो तीनों के साथ कॉमन होगी, ठीक है। आपकी जो चीज डिफर हो रही होगी वो स्लेव सेलेक्ट हो रही होगी। यानी आपके पास अगर 3 स्लेव है तो मेरे पास 3 अलग अलग SS की लाइन होगी जो मेरे मास्टर्स पे होगी, और मैं जिस स्लेव से बात करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं उसकी SS को असर्ट करूंगा। असर्ट का मतलब है एक्टिवेट कर रहा हूँ। अच्छा, अभी एक्टिव हाई भी हो सकती है, एक्टिव लो भी हो सकती है। तो N नॉर्मल लिखते हैं कि नेगेटिव यानी लो लेवल, यानी एक्टिव लो है। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट उसने क्या कर दिया, उसको हाई कर दिया। इसका मतलब है कि मैं भी उससे बात अभी नहीं कर रहा। जब मैं करना चाहूंगा तो मैं इस NSS की पिन को लो कर दूंगा। तो जैसे ही मैं लो करूंगा तो वो जो स्लेव है वो यानी समझ लें एक्टिव हो जाएगा। अब उससे कोई बात की जाएगी तो वो उसको रिस्पॉन्ड भी करेगा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह इधर मैंने हाई किया है, तो हाई करने से क्या होगा कि वो ऑफ हो जाएगा। हाँ, वो डीएक्टिवेटेड है, वो बात नहीं सुनेगा कोई भी। ठीक है। हुआ ये कि फिर ये NSS हमने इधर इसको ऑफ कर दिया, ठीक है। उसको हमने अपने पास सेव कर लिया कि कहाँ पर है NSS की पिन में, और इधर हमने क्या कर दिया, NSS को ऑफ कर दिया है। ये हमने पूरा SPI का पूरे का पूरा जो सेट है वो बनाया। फिर जब L3G20 को जब हमने एक वेरिएबल में लिया, तो इसके अंदर हमारे पास जो न्यू का मॉड्यूल है उसको जब भी हम एक्टिवेट करना, SPI हम उसमें प्रोवाइड करेंगे जो हमने इधर बनाया, और NSS प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और फर्दर जहां पर भी L3GD20 होगा, इसके अंदर हमने क्या किया, ऑल का मेथड अप्लाई किया। जहां पर भी ऑल का मेथड, वो अगर हम उसको L3GD20 के ऑल के मेथड को उसकी लाइब्रेरी खोल के पढ़ेंगे, तो उसके अंदर जब भी उसको रीड कर रहे होंगे तो वो सेट हाई से सेट लो हुआ होगा। ऐसे ये क्या नाम है हमारा उसैद भाई? जी बिल्कुल सर, ये सारा काम वो लाइब्रेरी हैंडल, हमने जो ऊपर काम किया ना वो इनिशियलाइज करते वक्त उसको सेट किया, बाकी वो कम्युनिकेशन वही लाइब्रेरी मैनेज कर रही है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसमें वैसे ही लूप लगाया था, इसको जरा डिले करने के लिए। मसला ये था कि ये मेरा रिलीज मोड में चल रहा था, ये डिबग मोड में चल नहीं रहा था, और इसमें डिले मुझे अलग से लगाना पड़ा था। खैर मैंने डिले नहीं लगाया था, इतना टाइम नहीं था। मैं आपको ये वाला कोड गायरो का भी दे भी दूंगा, गायरो वाला। तो ये गायरो के अंदर क्या है, मैंने उसके अंदर ऑल से कुछ 2 चीजें आती हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, और उसको भी हम रीड कर लेंगे हमारे ITM के अंदर। तो मैं आता हूँ, मेरा STM तो कनेक्टेड है इधर, और मैं 1 मिनट दोबारा आता हूँ। ये अच्छा, ये गायरो वाला कोड है, इस कोड से हम बाहर आ गए। 16 वाले गायरो वाले कोड को, इसको हमने ऑन किया, RTM डम को, इसको भी ऑफ करके Ctrl+C, दोबारा OpenOCD को भी ऑन किया। अच्छा, ये कार्गो रन -RELES रिलीज में आ गया मैं, और मैंने क्या इसको कंटिन्यू मुझे 2 दफा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसका कंटिन्यू हटाया हुआ था। ये
मैंने कंटिन्यू किया तो ये मेरे पास मेजरमेंट आ गई। मैं इसको कंट्रोल सी कर देता हूँ, कुछ मेजरमेंट को देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ये गायरोस्कोप की रीडिंग्स आई है। एक्स में बता रहा है 3, वाई में 56 और जी में 47 और टेम्परेचर ये 11 बता रहा है। तो अब यहाँ तो ये रीडिंग बिल्कुल ही गलत है उसे तो। और तो मैंने टेस्ट नहीं किया हुआ, टेम्प तो सही नहीं लग रहा देखने में। हाँ, टेम्प सही नहीं लग रहा। अच्छा एक काम करते हैं, बोर्ड को मूव कर लेते हैं चला के ना, इसको करते हैं कंटिन्यू, बोर्ड को मूव करते हैं और फिर देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आ रही है। अच्छा ये सारी की सारी रॉ वैल्यूज है, एक्स वाई जी वैल्यू ना। अगर आप देखें कभी 3000 में जा रही है, कभी वो किस लेवल पे जा रही है। मैंने बोर्ड उल्टा किया, उसकी वैल्यू जी की वैल्यूज नेगेटिव में चली गई है, पॉजिटिव में गई है, पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। इसमें डिले नहीं लगा हुआ तो इसलिए काफी तेज से इसकी वैल्यू, मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ फिर जाके ऊपर पढ़ते हैं इसमें होता क्या है। सर उस पे कन्वर्जन लगाएगा, वो टेम्प की जो वैल्यूज है वो प्रॉब्ली पार्ट्स करने के बाद ही वो डिस्प्ले करा था ना। हाँ, उसके ऊपर आ रहा था। टेम्प की वैल्यूज को मैंने कैलिब्रेशन नहीं किया हुआ कुछ की, उसको ये डायरेक्ट रॉ वैल्यूज आ रही है ना ऑल से। मतलब कि ऑल से क्या दे रहा है, वो दो चीजें दे रहा मैं, एक दे रहा गायरो की वैल्यूज, दूसरा टेम्परेचर की वैल्यूज। ठीक है, अब गायरो की वैल्यूज जो है वो एक्स, वाई और जी वैल्यूज आ रही है 3 तरह की। इसको हम देखते हैं, वहां पर काफी सारा डेटा आ गया गायरो का। देखिए एक्स वाई जी ये सारी रॉ वैल्यूज है। जिस तरह हमने पीछे वाले कोड में अगर हम देखें तो हमने क्या किया था, मैं इसके दूसरे में जाके बताता हूँ। जो भी रॉ वैल्यूज आती है उसको हमने सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी से मल्टीप्लाई किया हुआ है, कुछ हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है। कहाँ गया ये, तो मैं लिप के अंदर हूँ, मेन डॉट आर एस में आते हैं। अगर आप देखें जो एक्स की वैल्यू है उसको कहीं से मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास वैल्यूज आती है। रॉ वैल्यूज इसकी भी बड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये जो गायरोस्कोप की रॉ वैल्यूज है, एक्स वाई जी रॉ वैल्यूज है। अच्छा इन रॉ वैल्यूज के अंदर भी कोई इसकी सेंसिटिविटी होगी, स्पेसिफिसिटी होगी, तो आपको खुद से उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अच्छा जिस तरह हमने जो हमने LSM 303 हमारा चिप था, उसकी वैल्यू से हमने क्या किया था, मालूमात किया था, नॉर्थ की वैल्यू हमने मालूम की थी, और दूसरा हमने अर्थ का मैग्नीट्यूड मालूम किया था, और तीसरा हमने एक्सीलरेशन देखी थी जब कोई मूव हो रहा था। जो गायरोस्कोप होता है ना, गायरोस्कोप की रीडिंग करती क्या है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता आपको मेरी तस्वीर नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर मैं अब इसको करता हूँ स्टॉप शेयरिंग तो शायद मेरी तस्वीर नजर आए। मैंने स्टार्ट वीडियो तो किया हुआ है, मैं स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ। मेरी वीडियो नजर आ रही है आप लोगों को अलग से? जी सर आ रही है। ठीक है, अच्छा होता क्या है, ये मेरे पास बोर्ड है ना, समझ लो ये आपके पास एक ड्रोन है। ठीक है, इसको मैं निकाल देता हूँ अभी क्योंकि अभी हमने काम नहीं किया। ये एक ड्रोन है, ठीक है, ये ड्रोन मूव हो रहा है बिल्कुल स्ट्रेट में। अच्छा ड्रोन ये टिल्ट हुआ नीचे को, ठीक है, ड्रोन टिल्ट हुआ पीछे को, ड्रोन टिल्ट हुआ राइट को, ये ड्रोन पूरा उल्टा हो गया। इन ये जो रीडिंग्स है ना, ये रीडिंग्स हमें गायरोस्कोप से पता चलती हैं। ये पता क्या चलती है, अच्छा 3 चीजें, मैंने 2 चीजें कही, एक टिल्ट हुआ, दूसरा उल्टा हो गया, तीसरा क्या होता है, रोटेट हुआ। ये देखने मैंने इसको बिल्कुल पीछे कर दिया या बिल्कुल आगे कर दिया। तो ये चीजें कहलाती हैं इनकी पिच, रोल और टा। पिच, रोल और टा, ये 3 चीजें होती हैं। इन 3 चीजों के मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं जो कि आप लोग गूगल करें। और गायरोस्कोप की जो मैं भी आपको कोड दे देता हूं, ये जो गायरोस्कोप की रीडिंग्स है, इन रीडिंग्स की एक्स और जी वैल्यूज को किसी न किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी न किसी से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जाके आपके पास क्या आएगा, पिच आएगा, रोल आएगा, टा आएगा। वो आपको बताएगा आपका जब ये जिस तरह जो एरोप्लेन मूव होता है, एरोप्लेन के ऊपर एग्जैक्टली यही 3 चीजें अप्लाई होती हैं, पिच, रोल और टा, जिससे पता चलता है कि एरोप्लेन कौन सी पोजीशन में जा रहा है, एरोप्लेन क्या टिल्ट है या एरोप्लेन जो क्या पूरे का पूरा मूव हुआ है। रोल, पिच और टा, अब तीनों जो रोल होता है वो तो ये वाली मूवमेंट होती है ना, ये रोल की मूवमेंट होती है। पिच और टा में मुझे कंफ्यूजन है कि पिच ये वाली मूवमेंट होती है कि ये टिल्ट वाली मूवमेंट होती है। ये आप लोग जरा खुद से इसके ऊपर रिसर्च कर लीजिएगा।
इन तीनों चीजों को आप गायरोस्कोप से रीड कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन गायरोस्कोप जो है आपका एग्जाम का हिस्सा नहीं है, तो इसके ऊपर आप जब तक एग्जाम हो रहा है 18 और 19 तब तक तो आप बिल्कुल फोकस ना करें, लेकिन इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने से क्या मुराद है और क्यों मैं कह रहा हूं पढ़ने को, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको फिर आप अगर ड्रोन पे काम करना चाह रहे हैं, जिस पे एक स्टूडेंट काम कर भी रहा है और होपफुली उसने मुझे पर्सनली बात हुई थी, उसने कहा था आज या कल में वो ड्रोन को फ्लाई करके देखेगा। तो ये पूरी की पूरी जो बैकग्राउंड पे पूरी, अभी तो हमने छोटे छोटे कोड पढ़े, छोटा सा एक्सीलरेटर का कोड पढ़ लिया, थोड़ा छोटा सा हमने मैग्नीट्यूड का कोड पढ़ लिया, छोटा सा हमने नॉर्थ वाला कोड पढ़ लिया जिससे वो कंपास बना रहे, छोटा सा मैंने गायरोस्कोप, इन सारे का कंपाउंड एक कोड होता है, बहुत बड़ा कोड, ठीक है, जो कि आपको पूरे का पूरा ड्रोन उड़ाने में मदद करता है। तो ये आप थोड़ा सा पढ़िएगा। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के बाद अगला जो संडे होगा उसमें आपका एग्जाम हो चुका होगा। हम कोशिश करेंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ तो आप लोगों के लिए कोई क्लास का बंदोबस्त करते हैं, कुछ इस तरह का मीटअप का, लेकिन नहीं हो सका तो होपफुली अगले एग्जाम के 15 से 20 दिनों के बाद मेरी पूरी कोशिश होगी हम अपना आपका क्वार्टर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वार्टर 3 में जो चले अगली क्लास में क्वार्टर 3 को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, रजब भाई क्लास क्वार्टर 3 के टीचर भी हो, थोड़ा सा उसके ऊपर आपको फोकस भी बता देंगे कि आपको क्या चीजें अपनी फ्री टाइम में एक्सप्लोर करनी चाहिए, जो भी आपके पास 15-20 दिन का टाइम मिलेगा। दूसरा, आपके पास एम्बेडेड का जितना भी पढ़ा है उसको आप रिवाइज कीजिएगा, जो आपके पास फ्री टाइम मिलेगा उसमें, या अभी भी रिवाइज कर लीजिएगा जो बेहतर है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक, और रस्ट को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक को रिवाइज कर लीजिएगा। होगा क्या, जैसे आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा हैकाथॉन रखूंगा जिसमें आपके सारे के सारे स्टूडेंट के लिए होगा। उस हैकाथॉन के बाद हम क्या करेंगे, आप में से कुछ लोगों को एज ए ट्रेनिंग फैकल्टी हमारे पास सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। वो ट्रेनिंग फैकल्टी का काम क्या होगा, हमारे पास जो आगे वाली क्लासेस मूव हो रही होंगी उसमें आप लोग एज ए हमारे पास जिस तरह अभी आईडी खान है ना आपके साथ अभी बैठा हुआ हमारे साथ, वो ट्रेनिंग फैकल्टी है, उसको छोटे मोटे टास्क दे देते हैं। जिस तरह मैंने उसको अगली दफा आईडी खान आपने ब्लूटूथ के साथ कोई छोटा सा टास्क करके दिखाना है, जो आपको पिछली दफा भी मैंने शायद आपको बताया था। एक आईडी खान का टास्क होगा और रमीज भाई और जो रजब भाई है उनका टास्क है, उन्होंने क्या करना है उस पर कम्युनिकेट करना है 80 कमांड्स पे, और जईम भाई जो है जईम भाई का टास्क है कोई ना कोई सेंसर, आईडी भाई का भी कोई ना कोई सेंसर लगा के डेटा दिखाना है, ठीक है, एसटीएम के थ्रू। तो ये तो जूनियर फैकल्टी होगा और जूनियर फैकल्टी ट्रेनिंग फैकल्टी का एक टास्क होगा, आपने इस तरह किसी एक पूरे क्वार्टर के अंदर हमारे साथ रहने होगा किसी प्रोग्राम में, और उसके बाद अगर आपकी जो क्या कहेंगे उसको पूरे का पूरा काम अच्छा रहा तो अगला जो भी क्वार्टर स्टार्ट होगा उसमें आपको में से जूनियर फैकल्टी ले लेंगे, जिसमें आपको पेमेंट भी मिलेगी। ट्रेनिंग फैकल्टी में कुछ पेमेंट नहीं मिलती, ठीक है। तो जूनियर फैकल्टी या मेन फैकल्टी में आप आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे, और उसैब भाई तो मेरे ख्याल में डायरेक्टली हमारे पास फैकल्टी में ज्वाइन कर लेंगे, और हो सकता है जईम भाई भी आ जाए अगर अच्छा काम करे। तो बहरहाल उसके कुछ क्राइटेरिया से पहला तो हैकाथॉन है, तो उसके लिए छोटे मोटे आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, लाइव होगा, जूम पे होगा, आप लोग उस पर ज्वाइन करेंगे, 2 से 3 घंटे का सेशन होगा। अच्छा, फैसल भाई चले गए, अब दरमियान ये फैसल भाई को जरा बात बता दीजिएगा पूरी, ठीक है। जी सर, मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला कोड मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को अभी इधर शेयर करने की चैट में, अगर चैट में नहीं हो सका तो फिर आप लोगों को मैं अपलोड कर दूंगा। जब तक मैं अपलोड कर रहा हूँ कोड को, आपको कोई क्यूरी हो तो वो पूछ लें, तो उसके लिहाज से फिर हम आगे मूव करते हैं। सर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए रास्पबेरी पाई अभी से अरेंज कर लें या क्या सीन है इसका? अगर कर लें तो अच्छा है। रजब भाई जरा इस पर फोकस कीजिएगा रास्पबेरी पाई पे। अच्छा देखें, आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, रास्पबेरी पाई क्योंकि प्लान तो हमारा इस सेशन में या इस क्वार्टर में भी था, यानी जो करंटली बैच 2 का क्वार्टर 3 चल रहा है, कि इसमें भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो है ना, यानी स्पेशली क्यू बैच वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि नेक्स्ट जो सेक्शन होगा ये वेब स्क्रिप्टिंग और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का है आपके, ठीक है। इसमें जो IoT का कंपोनेंट है, आप ये समझ लें कि अब तक आपने जो है वो एक लोकली एम्बेडेड सिस्टम तो डिज़ाइन कर लिया है, अब आपने इसको एक्सपोज करना है ओवर द इंटरनेट, ठीक है।
इसमें हम कुछ APIs के थ्रू, कुछ वेब स्क्रिप्टिंग के थ्रू जो है वो ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करेंगे कि लोकली जो आप डाटा गैदर कर रहे थे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, एम्बेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, वो आप सेंड करेंगे ओवर द इंटरनेट एक डेडिकेटेड सर्वर पे। ठीक है, अच्छा फिर यानी ये कि नेक्स्ट मॉड्यूल ही हो जाएगा आपका। अच्छा, फिर इसी में ये है कि सर्वर स्क्रिप्टिंग थोड़ी सी आपको सिखाने के लिए और जो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जी इनिशियली जो हमारे पास ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर था, फिर उसके बाद जो है वो हम थोड़ा सा 3 लेयर आर्किटेक्चर पे आ गए, फिर फाइनली हम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे आ गए। तो मेन जो कोर्स का टाइटल है या कोर्स आउटलाइन में भी है वो है माइक्रो सर्विसेज। तो माइक्रो सर्विसेज को देखेंगे जिसमें फिर हम कंटेनराइजेशन वगैरह भी देखेंगे और क्यूबरनेटीज भी देखेंगे एट दी एंड। क्यूबरनेटीज वैसे तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेकिन अपने कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई एंड सर्वर्स नहीं होंगे। लेट्स से कि होम ऑटोमेशन सिस्टम की है, एक छोटा सा मोटा कहीं आपने ऑटोमेशन सिस्टम लगाना है, तो उसके लिए आप जाहिर है कोई हैवी सर्वर नहीं परचेज करेंगे, या अगर आप करते भी हैं तो वो एक सेंट्रलाइज्ड होगा। लेट्स से आपने जो है वो कोई बड़ी एप्लीकेशन जिसके जो है वो आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड उसकी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं कि जी एप्लीकेशन एक ही है, आप उसके इंटरफेसेस या डैशबोर्ड जो है वो मुख्तलिफ लोगों को सेल कर रहे हैं और एक सेंट्रलाइज सर्वर आपके पास पीछे है। लेकिन जो डिप्लॉयमेंट करनी है आपने एट दी एंड किसी भी जगह पे, किसी प्रीमिसेस पे, वहाँ आप सर्वर डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो वहाँ आप क्या डिप्लॉय करेंगे, वहाँ कोई माइक्रो सर्वर जो है वो इंस्टॉल होगा। तो वो माइक्रो सर्वर क्या होगा, वो बेसिकली एक रास्पबेरी पाई हो सकता है। यानी आप उस रास्पबेरी पाई पे एक लाइट वेट सर्वर लिख के और एक इंटरमीडिएटरी आप समझ लें कि नोड जो है वो ऐड हो जाएगी बिटवीन द सर्वर ऑन द क्लाउड और आपका जो एम्बेडेड सिस्टम है। तो आपका जो एम्बेडेड सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करेगा एक हब को या एक आसान कर लें इसको तो रास्पबेरी पाई को, जो कि एज अ सर्वर सर्व कर रहा होगा और यहाँ डाटा जाएगा, यहाँ से फिर जो है वो सिंक होगा ऑन द क्लाउड और इसी तरह 2 and 4 जो है वो डाटा एक्सचेंज होता रहेगा। फिर इसी पे आगे चल के जो है वो कमिंग मॉड्यूल्स में या इंशाल्लाह प्लान है कि इसी डाटा पे वंस हमारे पास डाटा हो जाएगा तो फिर हम AI के डिफरेंट मॉड्यूल भी जो है वो इंटीग्रेट करेंगे। तो ये ओवरऑल जो एक AIoT का कॉन्सेप्ट था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं। तो बेसिक आपने फर्स्ट में जो था वो प्रोग्रामिंग पढ़ी, अब एम्बेडेड हो गया। नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका वो वेब इंटीग्रेशन का या वेब स्क्रिप्टिंग का है। तो इसमें जो है वो रास्पबेरी पाई अगर आप ले लेते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि ज़रूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि क्लस्टर वगैरह भी हमने कुछ करवाए हैं। तो फिर ये था कि रास्पबेरी पाई जैसे नहीं हो सके थे अरेंज, तो फिर वर्चुअल मशीन्स के ऊपर हमने जो है वो कुबरनेटीज़ के क्लस्टर जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिए। वैसे तो ये है कि क्लाउड बेस्ड सर्विसेज मौजूद हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट या फॉर द सेक ऑफ नॉलेज जो है वो हमने इम्प्लीमेंट करवाई थी चीज़ें, ताकि ये कि आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया हुआ हो तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर बिल्ड हो जाती है। हो जाए बहुत अच्छा है, रिकमेंडेड है, नहीं भी होता तो कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके कर ही लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर अरेंज कर ले तो बेहतर है, ऐसा ही है। बहुत अच्छा है बिल्कुल, सर एक आसान हो क्वेश्चन जाएगा। था जी 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 सर, ये आप रास्पबेरी पाई जो हमने अरेंज करना है ये 3B करना है या 4 अभी जो लेटेस्ट है वो ये करना 0 भी है? कर सकते हैं। अच्छा, 0 भी कर जीरो अगर कर लेंगे, जीरो से असल में जो हमने काम लेना है ना वो नहीं हो पाएगा। हमने बेसिकली इस पे वेब सर्वर जो है वो लिखना है। जीरो का यूज केस जो है वो डिफरेंट है, उसके रिसोर्सेज इतने नहीं है कि हम उस पर कोई भी काम कर सकें। 3 अगर आप ले लेते हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अब सर्वर लिखना है इंडीड के हमने माइक्रो सर्वर लिखना है, लेकिन फिर भी अगर 4 हो तो रिकमेंडेड है, 3 से भी काम चल जाएगा। लेकिन अच्छा सर, अगर 3B 4 हो प्लस या 4? 3B प्लस 3B प्लस। और सर 4 के लिए रैम डिफरेंट है, तो वो 1GB 2GB 4 या 2GB वाला वेरिएंट जो है वो काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हमें एक टीवी भी रिजर्व करना पड़ेगा, ये मॉनिटर इसमें देखने के लिए, या नहीं वो बन जाता है सेटअप, वो आपको करवा देंगे, लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है वो। ये असल में VNC व्यूअर है, एक टूल है। इसके अलावा पुटी वगैरह है, रिमोट यानी एक्सेसिबिलिटी टूल्स जो है हमारे पास, पुटी वगैरह है विंडोज़ में। और इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए होता है एक दफा, लेकिन उसके बाद हो जाता है सेट, ऐसे ना रजब? इंस्टॉलेशन भी सर उसके बगैर ही हो जाती है। वो वंस ये है कि आप उसको कार्ड या जो भी USB वगैरह के थ्रू जिसके आप थ्रू बूट कर रहे हैं, वंस वो आप उसको बर्न कर देते हैं तो उसके अंदर फाइल्स के थ्रू जो है ना
वो जाके आईपी एड्रेस वगैरह और जो भी आपका नेटवर्क चल रहा है, लेट से ब्रॉडबैंड की SSID और पासवर्ड वगैरह वो डाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है उसे। यानी फर्स्ट टाइम यूज़ के लिए भी खास ज़रूरत नहीं है मॉनिटर की। हो जाएगा तो ये है कि वो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है कि आप जाके इंटरफेस के थ्रू जाके देख भी लेंगे कि एक्चुअल उसका इंटरफेस कैसा आ रहा है, लेकिन नहीं भी होता अगर तो कमांड्स और उसके थ्रू जो है कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम कर लेंगे। वैसे काफी सारे इसके ट्यूटोरियल YouTube वगैरह पे बहुत सारे अवेलेबल। मैंने भी पहले दफा खुद ही किया था किसी से बगैर देखे, और VNC भी बहुत आसानी से हो गया था, लेकिन मेरे पास अलग से मॉनिटर था, ये बता दूं। क्योंकि आसानी हो जाती है। बस यही है ना कि जो ऑप्शंस हैं वो बता देंगे आपको कि जी क्या किस तरह कर लें। अब जो ऑप्शन आपको ज़्यादा सूट करता हो, अब जाहिर है मॉनिटर होगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, नई चीज़ होगी तो हो सकता है थोड़े इश्यूज भी आए। तो बस ये एक ओवरऑल। अच्छा, मैंने वो गायरो की फाइल भिजवा दी, मिल गई आप लोगों को? जी सर, मिल गई है। जी सर। अच्छा, इसमें याद रखिएगा, एक आपने 2 चीजें बनानी होगी जब भी आप करें, कि क्या क्या करना होगा मैं आपको बताया। तो एक कॉन्फ़िग की फाइल आपने बनानी होगी, वही जो हमारे पास बनी हुई होती है, ठीक है। और दूसरा OpenOCD.gdb, ये दोनों फाइलें होनी चाहिए इसमें। ओपन टर्मिनल किया, कोड डॉट, ये कॉन्फ़िग की जो फाइल होती है ना, ये वाली डॉट कार्गो का फोल्डर कॉन्फ़िग की फाइल ये उसमें होनी चाहिए। और दूसरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, 1 मिनट भी करो देता हूँ। जी कर देता हूँ। ये जो हमारा जो जब भी कोई जितने भी प्रोजेक्ट्स बने हुए ना वापस ये STM के, इसका जो अंदर आप देखें सबसे पहले जिस तरह चैप्टर 16 मैंने खोला हुआ डॉट कार्गो का फोल्डर होता है, तो आपने डॉट कार्गो का फोल्डर बनाना है, उसमें कॉन्फ़िग की फाइल बनानी है। कॉन्फ़िग की फाइल बिल्कुल यही वाली कॉपी करके उसमें पेस्ट करा दीजिएगा, और OpenOCD.gdb भी यही 16 वाली चल जाएगी, उसमें ये कॉपी करके उधर पेस्ट करवा दीजिएगा, ठीक है। बाकी सारा कार्गो से प्रोजेक्ट बना के तो उसमें रख लो, ठीक है। ठीक हो गया सर। तो सिंपल गायरो की रीडिंग से फर्दर मैंने आपको बताया उसमें बहुत सारी कैलिब्रेशन और उसकी सेंसिटिविटी सेट करेंगे तो सही वैल्यूज आएंगी। वो सिंपल उस सेंसर्स की रीडिंग रीड होके आ रही है कि XYZ की वैल्यूज क्या है, ठीक है, और उसकी जो सेटिंग्स है। जी सर, फाइनल एक छोटा सा एक पॉइंट है, वो ये कि हम सेंसिटिविटी वगैरह भी हमने अपडेट कर दी है, कि उसके बावजूद भी ना वेरिएशंस फिर भी आएंगी। तो नॉर्मली हम एक एवरेज ले रहे होते हैं पिछले लास्ट लेट से 8 वैल्यूज या 10 वैल्यूज, जो भी आप एवरेज का एक साइज कॉन्फ़िगर करें, तो वो एवरेज आउट कर रहे होते हैं और मूविंग एवरेज ले रहे होते हैं या सिंपल एवरेज ले रहे होते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं, प्लस उसके अंदर भी वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो फिर हम हिस्टेरिसिस भी डाल देते हैं, ताकि हमारा जो डिसीजन है ना वो हर 1 सेकंड बाद ना चेंज हो रहा हो, अनलेस कि वाकई में उसको चेंज होने की जरूरत है। हाँ उसे भाई, अगली दफा इसकी छोटी सी प्रैक्टिकल करवा दीजिएगा। आपको भी एक टास्क दे देते हैं, जो भी आपने बात की ना कि लास्ट 10 वैल्यूज का एवरेज लेके वो करते, तो गायरो भी कर लीजिएगा अगली क्लास अगर मुमकिन हो तो। अगर STM है ना आपके पास उसे भाई? जी सर, STM भी सारा सब कुछ है। बस अगली दफा छोटा सा आपका टास्क भी होगा। उसेद का टास्क हो गया, ID का टास्क हो गया, रजब भाई और रमीज का हो गया, और ज़हीम का हो गया। छोटे छोटे टास्क है, तो अगली दफा हम यही कवर कर लेंगे। या किसी की कोई क्यूरी होगी कंटेंट से रिलेटेड तो पहले हम उसको देखेंगे, ठीक है। ठीक है, एग्रीड? ठीक हो गया सर। ठीक है, अभी मेरे ख्याल में इजाजत चाहते हैं, और फिर आप लोग इसमें पढ़े, प्रैक्टिस करें इन चीजों की। कोड सारे अवेलेबल है। अब करना ये कि आपने उन कोड्स को, जिस तरह मैंने आज भी जो हमने क्या किया, रीड किया चीजों को कि वो कर क्या रही हैं, और आपके एग्जाम में इन्हीं बुक्स के अंदर से चीजें होंगी। बहुत ही कम ऐसा है कि आउट ऑफ बॉक्स है। आपने अगर पूरा अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, इन कोड्स को देखा हुआ है कि कोड्स करते क्या है, तो वो आपको करना इतना आसान होगा कि 30 के अंदर से 30 आपके सवाल सही हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने सही नहीं पढ़ा होगा और आपने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को करेंगे, तो फिर 80-90 पूरे 100 नहीं हो सकेंगे, ठीक है रमीज भाई? जाना पड़ेगा। जी सर। जी सर जी सर नेक्स्ट क्वार्टर के चांस हैं कि वो ऑन साइट होगा या ऑनलाइन ही होगा? यार अभी तक हम ऑन साइट की तरफ नहीं सोच रहे, क्योंकि अभी मसले मसाइल बिल्कुल सही नहीं हुए। और मतलब कि इशू ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमने क्लास शुरू की और क्लास में 50 बच्चे आए, और किसी एक बच्चे को भी हो गया, वो चाहे हमारी वजह से नहीं हुआ,
लेकिन वो न्यूज ये चल जाएगी PIC की क्लास हो रही थी और उसमें एक बच्चे को पॉजिटिव आ गया। हाँ सर, वो बड़ी अजीब सी वो पॉलिसी सुन रहा था मैं कि स्कूल्स खोले जाएंगे और उसमें एक बच्चे को भी अगर हो जाता है तो वो 15 दिन की छुट्टी, मतलब मजाक है। खोलो ही भाई। सही है। हम ऑफिस में भी हमारे यहाँ डेली डिफरेंट, मैं तो खुद जॉब कर रहा हूँ, मेरी तो कोरोना में छुट्टी भी नहीं हुई। तो हमारे शुरू में ये था कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप ऑफ पीपल, जिस तरह में हमारे रूम में हम 8 लोग वो रूम शेयर करते हैं ना, हमारे क्यूबिकल्स बने हुए, अगर एक को भी आता तो 8 के 8 को 15 दिन के लिए छुट्टी होती थी। पहले की बात ये थी। अभी प्रोटोकॉल ये चेंज कर दिया है कि अगर जिसको आएगा बस उसको छुट्टी होगी, बाकियों को नहीं होगी। ठीक है। बीच में प्रोटोकॉल ये था कि अगर किसी को सिम्टम्स भी हो रहे हैं उसको छुट्टी दे दी जाएगी। अब प्रोटोकॉल ये, अगर उसको पॉजिटिव नहीं आएगा तो छुट्टी हो जाएगी। तो हर एक अपने लिहाज से प्रोटोकॉल सेट कर रहा है। बहरहाल लब्बे ये है कि अगर पॉजिटिव आने बात नहीं है, अगर किसी, ये अब ऐसी चीज है कि ज्यादातर तो चांसेस सही हो जाता है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी को पॉजिटिव होता है वो तो अपनी इम्यूनिटी बिल्ड कर लेता है, लेकिन उससे उसकी फैमिली के किसी एजिड पर्सन को लग जाए या किसी बच्चे को लग जाए जो कि उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, तो फिर आप पछताएंगे बाद में, बजाय इसके कि आप सोचेंगे। तो हम लोग अवेलेबल होते हैं। अब्दुलरहमान भी आपका सवाल दुरुस्त है, लेकिन मुझे बड़ा सोच के साथ कहना पड़ता है, पिछले 15 दिनों में शायद सिर्फ 2 बंदों ने कोई क्यूरी सेंड की कि मुझे ये मसला आ रहा है, समझा दो। और उसमें से भी एक बच्चा तो आपके बैच का था, एक तो कोई दूसरे बैच का है, वो किसी नया बैच 617 का, उसकी क्यूरी है। अब मैं तो ये अखज़ करूंगा कि अभी भी असाइनमेंट जो था सिर्फ रमीज ने किया हुआ था आज वाला, और किसी ने नहीं किया हुआ। उसके ऊपर सिर्फ अफसोस कर सकते हैं हम अब्दुलरहमान भाई। देखो ये जो क्वार्टर है ना, इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट वाला शायद थोड़ा मुश्किल हो रजब भाई, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, सिंपल आपने उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके देखना है। और जिधर मसला आ रहा है आपने क्यूरी पोस्ट करनी है, आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। अब आप कोई क्यूरी नहीं पोस्ट कर रहा तो ऑनसाइट करके भी कोई फायदा नहीं होगा। क्या कहते हैं आप रहमान भाई? जी सर, ये तो है। वो तो हमने सारे प्लेटफॉर्म्स ओपन किए हुए हैं, हर किसी को बताया हुआ है कि कोई इशू हो तो बता दें, बट कोई नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा तो क्या कह सकते हैं। अच्छा सर, ये कि चैप्टर नंबर 12 and 13 इंक्लूडेड है? नहीं, 12 और 13 एक्सक्लूडेड है, ब्लूटूथ इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अभी एंड करें सब लोगों की तरफ से। ओके, आईडी भाई कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? इस्लामुद्दीन? नहीं बस सर सही है, ठीक है। ठीक है, अच्छा मेरे पास होस्टिंग आ गई है दोबारा। ठीक है, चले, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। अगले संडे को मिलते हैं। होपफुली सब लोग आ जाइएगा। कुछ भी रिवाइज करना चाहें या नई चीजें हमने सोची है वो चीजें करेंगे। ओके जी, उसैद भाई थैंक यू, रफीक भाई थैंक यू। अब्दुलरहमान, फैसल, मेजर तारिक साहब और बाकी जो भी स्टूडेंट थे, मिस शाइस्ता, मिस और भी काफी सारी, दिया, नादिया। चले, ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।